नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ है मेरे सहयोगी सृष्टि शर्मा। बाजार में आज हमने देखा कि 23,500 के आसपास तक के स्तर दिखे निफ्टी पर। हालांकि लोअर लेवल से बहुत ही शानदार रिकवरी आई और लगभग 200 अंक निचले स्तर से रिकवर होकर इस वक्त निफ्टी है 23,750 के आसपास। हालांकि अभी भी जो गिरावट है 100 अंकों से ज्यादा की निफ्टी में है और निफ्टी बैंक में शानदार करीब 600-700 अंकों की रिकवरी के बावजूद करीब 350-350 अंकों के आसपास की गिरावट है। निफ्टी की बात करें तो पिछले 9 में से 7 सत्र में बाजार में गिरावट आई है और ईरान संकट के चलते हम देख रहे हैं कि बाजार में काफी ज्यादा अस्थिरता, घबराहट का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन एक अपडेट आया कि सरकार ने गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की कमेटी बनाने का फैसला किया है। वो पूरे सिचुएशन को मॉनिटर करेगी, उसकी समीक्षा करेगी और जो नेसेसरी स्टेप्स उठाए जाने हैं देश की एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर उसके बारे में अपने विचार सामने रखेगी और एक्शन को लेकर भी सुझाव देगी। और उसके चलते हमने देखा कि भारतीय बाजार में लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली है। आज सुबह खबर भी आई थी, खबर ये आई थी कि ईरान ने भारतीय ऑयल टैंकर्स को मंजूरी दे दी है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर थी और ईरान के सूत्रों ने हालांकि इस खबर का डिनायल भी किया। तो खबरें जैसे आ रही हैं, बाजार में मुझ तरह का रिएक्शन देख रहे हैं, काफी उथल पुथल भरा माहौल है। और आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है। आज हमारी नजर रहेगी सीपीआई इन्फ्लेशन के डेटा पर भी शाम को। क्या महंगाई दर बढ़ने वाली है, ये एक बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन इस शो में आगे हम खास क्या करने वाले हैं, जरा इसकी झलक आपके सामने रख देते हैं और उसके बाद बड़ी बातें भी आपके सामने हम लेकर आएंगे। तो 2:05 पर हम ये जानेंगे कि वायदा के आंकड़े क्या इंडिकेट कर रहे हैं और बाजार की जो दिशा होगी यहां से आगे क्या रहने वाली है। क्लोजिंग ट्रेड्स अपने एक्सपर्ट से जानेंगे 2:10 पर, ऑप्शंस के चैंपियन 2:40 पर, 3 बजे मार्केट एट 3 लेकर आएंगे। 3:10 पर बीटीएसटी और एसटीबीटी के ट्रेड्स होंगे और 3:20 पर इवेंट्स टू वॉच, यानी कि कल कौन से इवेंट्स फोकस में रहने वाले हैं बाजार के लिए, ये हम समझने की करेंगे कोशिश। लेकिन सबसे पहले बाजार की जो हाइलाइट्स आपके सामने लेकर आएंगे, 5 बड़ी बातें आपके स्क्रीन पर। तो बाजार में लोअर लेवल से रिकवरी है और निफ्टी हम देखने की 250 अंक सुधरकर 23,800 के आसपास आपको दिखाई देगा। निफ्टी बैंक निचले स्तर से 750 अंकों की रिकवरी हम देख रहे हैं। इसके अलावा ऑटो जो है टॉप सेक्टोरल लूजर है, 2% तक इंडेक्स टूटा है। लोअर लेवल से हल्की सी रिकवरी है, लेकिन आज एनर्जी वाले जो शेयर हैं वहां पर जबरदस्त रफ्तार है। चाहे कोयला वाली कंपनीज हो, पावर वाली कंपनीज हो या फिर हम देख रहे हैं कि ऑयल एक्सप्लोरेशन में रिलायंस को ही आप देख लीजिए, बढ़िया रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। और अडानी टोटल का जो शेयर है वो 10% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। तो बाजार में हम देख रहे हैं कि मोमेंटम सिर्फ अगर आपको दिखाई देगा तो एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स में ही नजर आएगा। अदरवाइज बाजार में कमजोरी और घबराहट का माहौल लगातार बना हुआ है। लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पा रही है। लेकिन इसके अलावा बाजार में कहां पर एक्शन है, जरा ये समझते हैं। सृष्टि के पास है बजिंग स्टॉक्स की पूरी लिस्ट। सृष्टि, बताइए कौन से हैं आज के बिग बजर्स? जी हाँ अभिषेक, कई सारे काउंटर्स हैं जहां पर ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए उतार चढ़ाव वाला बाजार तो है ही, बट ऑटो शेयर ये सबसे तेज़ रफ्तार से लुढ़कते हुए नज़र आ रहे हैं। और वजह ये है कि गैस की दिक्कतें जो हैं अब ऑटो कंपनीज़ को आती हुई दिख रही हैं। हमने भी एक्मा से बात की थी और ये समझा कि उन्होंने जो लेटर लिखा है मिनिस्ट्री को, उसमें कई सारे पॉइंट्स उन्होंने हाईलाइट किए जहाँ पर एक्सपोर्ट की दिक्कतें हैं, गैस के चलते फोर्जिंग कंपनीज़ को सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और आप देखिए तमाम ऑटो काउंटर्स, अभी तो फिलहाल ओईएम्स में गिरावट है, बट कहीं ना कहीं ऑटो एंसिलरीज इन पर भी नजर रखनी होगी। एफएमसीजी शेयरों पर भी दबाव है, चाहे वो वरुण बेवरेजेस हो, कोलगेट हो, जीसीपीएल, ब्रिटानिया, ये सभी काउंटर्स में आप देखिए 2 से 4% की गिरावट है। एक खेमा है जो कि ऐसे बाजार में उभरता हुआ नजर आया है और पूरे एनर्जी क्राइसिस के बीच स्टॉक्स जिनमें अदानी, टोटल गैस, गेल, एजिस, गुजरात गैस, इन सभी में आप एक्शन आते हुए देखेंगे और हरे निशान में ही ट्रेड हो रहा है। देखिए किस तरीके की स्क्रीन दिख रही है, 2 से 9% की तेजी ये तमाम काउंटर्स दिखा रहे हैं, क्योंकि लाजमी सी बात है कि शॉर्टेज इन्हीं चीज़ों की हो रही है, डिमांड इन्हीं की है और ये कंपनीज बेनिफिशियरी ज़रूर होंगी। इसके अलावा पीएसयू बैंक्स के शेयरों में आज हल्की तेज़ी है। हाल फिलहाल एक तरफा हमने इनमें गिरावट देखी और भारी गिरावट थी, बट आज के सत्र में कैनरा बैंक, पीएनबी, यूको बैंक, आईओबी हरे निशान में तो है ही और निफ्टी बैंक को निचले स्तरों से ऊपर लाने में इनका काफ़ी अच्छा हाथ है। विक्रम सोलार सब्सिडी के नए ब्रांड का इन्होंने लॉन्च किया है और ई मोबिलिटी के लिए
लिथियम आयन बैटरी रेंज लेकर आएंगे, तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है विक्रम सोलार के लिए। साथ ही टीटीके प्रेस्टीज जिस तरीके से इंडक्शन के जो डिमांड है वो बढ़ती हुई नजर आई है, ये स्टॉक बस कर रहा है। एनवीरो इंफ्रा, यहाँ पर इनको एक नया ऑर्डर विन मिला है बिहार की कंपनी से, और उसके चलते अब देखिए 7% की यहाँ पर आज आप तेज़ी देखेंगे। तो ये तमाम काउंटर्स हैं जहाँ पर खबरों के लिहाज से और सेक्टर वाइज हम इम्पैक्ट आते हुए देख रहे हैं। बट अभिषेक, अब समझना जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। देखिए आज जिस तरीके से हम खुले थे और जिस तरीके का न्यूज़ फ्लो था, इस तरीके की रिकवरी आना ये थोड़ा सरप्राइजिंग ज़रूर है, बट फिर से हम थोड़े हल्के हुए हैं ऊपरी स्तरों से। क्या रणनीति होनी चाहिए अभिषेक फिलहाल? सृष्टि, देखिए बाजार को मतलब समझना बहुत कठिन नहीं रह गया है। क्लियर है कि जब तक ईरान अमेरिका युद्ध खत्म होने को लेकर जब तक पुख्ता संकेत नहीं आते हैं, बाजार में उतार चढ़ाव का सिलसिला हम देखेंगे। दूसरी चीज यह है कि थोड़ा टाइम फ्रेम आप लंबा कर लीजिए, 7 से 8 हफ्ते, यानी कि लगभग 1.5 से 2 महीने। और अगर ये ईरान के साथ अगर ये मान लीजिए अमेरिका का युद्ध जारी रहता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये संकट बरकरार रहता है, तो हमारे पास रिजर्व है 7 से 8 हफ्ते के कच्चे तेल के। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये परिस्थितियां और खराब होगी। तो काफी कुछ निर्भर ये करता है कि ये युद्ध अगर रुक जाता है तो ही जाकर समाधान निकलेगा। अदरवाइज बाजार में हम पैनिक वाला मोड जो है वो लगातार हम देखेंगे। वो एनर्जी हो गया, इसके अलावा हम देखें कि आप जैसा कि हम बता रहे थे कि इंडक्शन वाले शेयर हैं, कुछ कैपिटल रूट शेयर हैं, सिलेक्टिव बाइंग होगी। और बाजार में यही स्ट्रेटजी भी अच्छी है कि आप बाजार में सिलेक्टिव ही रहिए। आज आप देखिए कि हुआ क्या कि लोअर लेवल से 250 अंकों के आसपास की रिकवरी आ रही है। 23,750 के ऊपर जाकर निफ्टी आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। उसकी वजह यह है कि ईरान संकट को लेकर 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाने का फैसला किया गया है सरकार की ओर से, जिसके मुखिया होंगे अमित शाह, गृह मंत्री। अब मतलब देखते हैं कि क्या निकल के आता है। बाजार तो क्या सेंटिमेंट का खेल है। अब ये थोड़ी सी उछाल हमने लोअर लेवल से देखा। उसके पहले खबर आ रही थी कि ईरान से मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो भारतीय ऑयल टैंकर आ रहे हैं भारत, उनको ईरान ने मंजूरी दे दी है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर आई थी, लेकिन फिर ईरान के सूत्रों के हवाले से खबर आई कि नहीं, ऐसी कोई मंजूरी दी नहीं गई है। तो थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है। तो तेल, गैस, पावर, कैपिटल गुड्स ये बाइंग हो रही है। बाकी तो बाजार का माहौल आपको नेगेटिव ही दिखाई देगा। बैंकों का खेमा बटा हुआ है। सरकारी बैंकों में थोड़ी बहुत बाइंग आ रही है, लेकिन निजी बैंकों के जो शेयर हैं वहां पर दबाव का कारोबार हो रहा है। और ऑटो इंडेक्स आज फिर से रिवर्स गियर में है। पिछले अगर हम 8-10 सत्र में देखेंगे तो 11-12% के आसपास से गिरावट ऑटो इंडेक्स में आ गई है। स्मॉल कैप इंडेक्स सपाट है। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो वहां पर हम देख रहे हैं कि 0.25% के आसपास की तेजी पर कारोबार हो रहा है। और जो इंटरनेशनल क्यूज हैं वो भी कोई बहुत अच्छे नहीं है। डाउ फ्यूचर में 200 अंकों की नरमी है। यूरोप में भी शुरुआत जो कमजोर हुई है, ओवरसोल्ड जोन के आसपास है। सृष्टि, मतलब अगर ये इतने बड़े रीजंस नहीं होते युद्ध के तो यहां से एक सॉलिड रिकवरी हम देखते। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अभी तक बहुत ही अनिश्चित है माहौल युद्ध को लेकर। तो निफ्टी में अब यहां से जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है 23,600 से 23,500 ये सपोर्ट है। अगर मान लीजिए ये टूटता है तो 23,000 का लेवल आपको दिखाई देगा। 24,000 के पास एक छोटा रेजिस्टेंस है, लेकिन कोई तेजी अगर आती है उसके टिकने का कंफर्मेशन आएगा वो 24,300 कम से कम उसके बाद आएगा। अदरवाइज किसी को नया ट्रेड लेना हो तो मेरे मानना है कि 24,500 का वेट कर लीजिए। थोड़ा सा आपको लगता होगा नहीं टाइम आपका नुकसान होगा, जाया होगा, लेकिन ये बाजार में नुकसान करने वाला नहीं है। आप नुकसान मत कीजिए, इंडेक्स छोड़ दीजिए। स्टॉक्स में तो मौके मिल ही रहे हैं, उनका फायदा उठाइए। ये निफ्टी को लेकर ये रणनीति होनी चाहिए। और आप क्लियरली देखिए जो ऑप्शंस के डेटा भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि 24,500 की कॉल में बिल्टअप अच्छा खासा है। और नीचे के पुट्स में हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं। 23,000 के पुट में जो ओपन इंटरेस्ट है करीब करीब 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है। तो क्या जो ट्रेडर है उस लेवल तक के लिए पोजीशन कर रहे हैं? ये आंकड़े तो कम से कम ये सजेस्ट कर रहे हैं। निफ्टी बैंक की बात करें, एक एक करके बहुत सारे लेवल टूटे हैं और प्राइवेट बैंकों से ज्यादा सपोर्ट मिल नहीं पा रहा है। थोड़ी घबराहट की स्थिति है। महंगाई के जो आज आंकड़े शाम को आएंगे सृष्टि, बहुत स्थितियां साफ करेंगे कि आगे आरबीआई का रेट कट को लेकर उनका डायरेक्शन क्या रहने वाला है। और थोड़ी चिंताएं बढ़ रही हैं कि क्या आरबीआई आगे दरें बढ़ा भी सकता है। अगर ये होता है तो बैंकिंग शेयरों के लिए काफी ज्यादा ये नेगेटिव होगा। तो मेरा मानना है कि अभी आप इंडेक्स से दूर रहिए। अगर करना भी है तो ये सेल ऑन राइज का मार्केट है, निफ्टी बैंक दोनों के लिए। और स्टॉक स्पेसिफिक जो मौके हैं उस पर आपको फोकस करने की जरूरत है।
चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि बाजार में उनकी रिकमेंडेशन क्या है। अंशुल जैन हमारे साथ हैं, इसके अलावा कुणाल शाह हैं और ओशो कृष्ण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। ओशो जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आज एक वोलेटाइल सेशन, सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन, आप जरा बताइए कि अब करीब करीब 1 घंटे 20 मिनट का सत्र आज शेष है। इंडेक्स में आप किस तरह से पोजीशन करने की सलाह देंगे? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी एंड सभी पैनलिस्ट मेंबर को। सी ओवरऑल मार्केट, जैसा आपने इनिशियली बताया कि मार्केट में बहुत कुछ करने लायक अभी है नहीं, बिकॉज वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है। एवरी डे हमें इधर गैप अप या गैप डाउन के सिनारियोज देखने को मिल रहे हैं। तो ये मार्केट बिल्कुल डे ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में स्पेसिफिकली बेंचमार्क इंडाइसेस में पोजीशंस लेने की राय नहीं बनेगी। बट जो डे ट्रेडर हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी काफी अच्छा मिल सकता है, बिकॉज अगर हम देखें मार्केट में गैप डाउन होने के बाद भी लोअर एंड से एक अच्छा ट्रैक्शन, एक अच्छा बाइंग मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। नो डाउट पिछले 1 घंटे में थोड़ा सा हायर लेवल से कूल ऑफ हुआ है मार्केट, बट अगेन यहाँ पे भी एक बाइंग सेंटिमेंट्स इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से बन सकते हैं। मुझे लगता है 23,760 स्पॉट लेवल्स पे एक अच्छा मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है उस जोन के लिए, तो एक बाई की राय बनेगी। 23,650 के आसपास अगर मिलता है निफ्टी तभी बाई करें, एल्स इस मार्केट में अग्रेसिव बाइंग या इवन अग्रेसिव सेलिंग के व्यूज नहीं है दोनों ही बेंचमार्क इंडाइसेस पे। बैंक निफ्टी पे भी मेरा व्यू सेम है, बिकॉज बैंक निफ्टी में भी काफी ज्यादा करेक्शन देखने को मिला है। जो ओवरऑल रैली थी उसका 78% रिट्रेस हो चुका है बैंक निफ्टी। तो मुझे लगता है अभी वेट एंड वॉच का सिनारियो है, स्टॉक स्पेसिफिक पे ज्यादा ध्यान दें। डे ट्रेडर के हिसाब से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बट पोजिशनली या बीटीएसटी या एचटीबीटी पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को अवॉइड करने की राय मेरे तरफ से अभी रहेगी। बिल्कुल, तो चलिए देखिए, विदेशी बाजार से भी संकेतों में इस वक्त रिकवरी नजर आ रही है और घरेलू बाजार में भी, लेकिन हमारे एक्सपर्ट से बता रहे हैं कि किसी भी तरह की अग्रेसिव बाइंग या अग्रेसिव सेलिंग से बचें, क्योंकि इस वक्त ये जो टेक्सचर है मार्केट का वो बेहद ज्यादा वॉलेटाइल नजर आ रहा है और किसी भी रिकवरी पर भरोसा भी नहीं करना है और किसी भी गिरावट से ज्यादा हताश भी नहीं होना है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और क्विकली हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं कि इस सिचुएशन में स्टॉक वाइज उनके फोकस रेडार पर क्या है। क्लोजिंग ट्रेड्स का रुख करते हैं। अंशुल जी, गुड आफ्टरनून। बताएं कौन से स्टॉक्स हैं इस वक्त आपके फोकस रेडार पर। आज सुबह से ही एनर्जी सेक्टर एकमात्र सेक्टर था जो कि बाजार को संभाल रहा था, अब तस्वीर बदली है, तो क्या कुछ देख रहे हैं, फोकस कहां पर होगा आपका? जी नमस्कार सभी को पैनलिस्ट को भी। देखिए 1 सेकंड लूंगा, पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी पे बात करूंगा। सुबह जब हम गैप डाउन खुल रहे थे तब भी हमने ये कहा था कि 200 पॉइंट गैप डाउन खुल रहे हैं, यहाँ से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी अब मिलना बहुत मुश्किल है। एफआईआई डेटा भी हमने नोटिस कराया था, 8,44,000 कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के शॉर्ट है और लास्ट टाइम 8,87,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, जहां से एक छोटी अच्छी खबर और निफ्टी में 800 से 1000 पॉइंट की अपमूव आई थी। जैसे ही इंट्राडे हाईज क्रॉस हुए बाजार में अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई, 25,700 से 25,820 गैप हमने फिल किया और वापस गैप फिल करके छोटा सा रिएक्शन आ रहा है। तो जैसा उषो जी ने कहा, इंट्राडे में लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज खोजना ज्यादा आसान है और वहां पे पैसा बन रहा है, क्योंकि गैप डाउन ओवरनाइट पोजीशंस कैरी करना बहुत खतरनाक है शॉर्ट, और इंट्राडे में इतना गैप डाउन खुलते हैं कि शॉर्ट मिलती नहीं है। तो वही स्ट्रैटेजी रहेगी, रिलेटिव स्ट्रेंथ प्ले करना। सुबह ओपनिंग ट्रेड में भी जेबी केमिकल रिलेटिव स्ट्रेंथ हमने प्ले किया था, 25 रुपए वहां से ऊपर चल रहा है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। कैपिटल खाली हो जाए तो अगला रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला काउंटर बाय करना चाहिए, सीसीएल प्रोडक्ट्स 1057 चल रहा है, 1057 पे बाय करना है। 1035 का स्टॉप लॉस लगाना है और 1085 का टारगेट रहेगा। 1085 क्रॉस होने के बाद इस स्टॉक में 1125 रुपए तक की अपमूव बनेगी। 85 डेज का कपनैडल पैटर्न बना है जिससे ब्रेकआउट आ रहा है। पूरे बेस में 4 इंस्टीट्यूशन कैंडल्स हैं, तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट भी दिख रहा है। इस स्टॉक को बाई करके चलना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए ये रहा है इस वक्त स्टॉक वाइज और रिलेटिव स्ट्रेंथ जहां पर नजर आ रही है वहां पर मार्केट को स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए और डिसीजन स्टॉक वाइज लेने चाहिए। ये राय अंशुल की तरफ से आती हुई।
मेरा ऐसे शेर खान से कुणाल शाह भी हमारे साथ। कुणाल, गुड आफ्टरनून, बताएं आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? गुड आफ्टरनून मानसी, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। आई थिंक ओवरऑल हमारा भी व्यू मार्केट्स पे यही है कि वोलेटिलिटी डेफिनेटली कंटिन्यू रहेगी। निफ्टी ने जो प्रीवियस रैली जो स्टार्ट की थी, उसका 61.8% जो रिट्रेसमेंट आता है वो 23,500 के आसपास आता है, और कहीं ना कहीं हमने आज का जो लो बनाया 23,556 के आसपास। सो यहाँ पे हमें लगता है कि यस डेफिनेटली एक ओवरसोल्ड जोन है, बट अगेन गैप अप गैप डाउन होते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं। सो इंडेक्स लेवल पे अगर किसी को खेलना भी है तो मुझे लगता है कि हेज के साथ खेलिए, यहाँ से बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। अगर आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर रहे हो तो साथ में एक एट द मनी का पुट भी बाय करिए। अगर निफ्टी 23,800 अभी चल रहा है तो आप 23,800 का एक पुट बाय करके भी रखिए हेज करके, कि गैप अप गैप डाउन भी हो तो भी आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है आपके फेवर में। हमें लगता है कि यहाँ पे जो काउंटर ट्रेंड रैली आएगी वो उसका मोमेंटम आएगा 24,300 के ऊपर, एंड वो एक बार लेवल निकलता है फिर 24,500 600 के जोन आएंगे। सो यहाँ से डेफिनेटली सेलिंग करके तो नहीं चलना है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है। अगर आज बैंक निफ्टी भी आप देखोगे तो फ्यूचर्स में हमने देखा है कि ओपन और लो बैंक निफ्टी का सेम रहा है। एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है जो फ्यूचर्स पे आया है, एंड वहीं से बैंक निफ्टी ने एक स्टॉप लिया है। अगेन बैंक निफ्टी को एक गैप एरिया है 54,800 के जोन का, वो गैप आज फिल नहीं हुआ है तो शायद वो फिल करने के बाद रिवर्सल आए। एचडीएफसी बैंक अपने 50 ईएमए को टच किया है और वहां से वापस थोड़ी बाइंग इंटरेस्ट दिखाई दे रही है, तो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। फर्दर कंफर्मेशन चाहिए मोमेंटम के लिए, फर्स्ट डे ऑफ बाइंग है, सो हम सीधा कंक्लूड नहीं कर सकते कि ये बॉटम बन चुका है या एक अच्छा ही काउंटर ट्रेंड रैली आएगी यहाँ से। बट ओवरऑल साइंस, इनिशियल साइंस दिखाई दे रहे हैं। अगेन सेम बैंक निफ्टी में भी अगर आप लॉन्ग साइड प्ले कर रहे हो तो फ्यूचर्स बाय करके पुट बाय करिए, ओवरनाइट के लिए ये आपके लिए हेज की तरह काम करेगा। जहाँ तक स्टॉक स्पेसिफिक का बात है, मुझे लगता है कि अगेन बाय साइड का ही ट्रेड्स है यहाँ पे आपको बाय साइड पे ही फोकस करना चाहिए। अगेन पावर सेक्टर मोमेंटम में, और मुझे लगता है कि यहाँ पे ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। मेरा पिक रहेगा यहाँ पे पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पीएफसी में हमने ऑलरेडी एक बहुत अच्छी रैली पहले देखी है और यहाँ से हमने एक फॉलो अप बाइंग एक्शन देखा है। अगर आप पीएफसी का अर्ली चार्ट भी देखोगे तो एक इन्वर्टेड एचएनएस बना है और उसका ब्रेकआउट भी आ चुका है। सो मुझे लगता है कि मोमेंटम कल के ट्रेडिंग सेशन में भी कंटिन्यू रहेगा अपसाइड पे। सो पीएफसी पे बाय की सलाह रहेगी। 417 के आसपास करंटली स्टॉक चल रहा है। डाउन साइड पे आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो है 402 का, और अपसाइड में मेरे टारगेट्स रहेंगे इसके लिए 430 से लेके 444 तक के। सो पीएफसी मेरी पहली पसंद रहेगी जो बाई साइड पे रहेगी। सेकेंड स्टॉक जहाँ पे मुझे जो अभी भी बाइंग इंटरेस्ट काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है ये लेवल से, जहाँ पे ओवरसोल्ड जोन से बाउंस दिखाई दे रहा है, वो है एलटीएफ। एलटीएफ में हमने ऑलरेडी एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है। लोअर लेवल्स पे अगेन हमने एक दोजी पैटर्न देखा है जो कि एक रिवर्सल है सपोर्ट के आसपास, और आज हमने सेकंड टाइम बाइंग इंटरेस्ट देखा है। तो हमें लगता है ये मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रहेगा यहाँ पे। तो एलटीएफ पे बाय की सलाह रहेगी। 266 267 के आसपास चल रहा है, आपको 260 का स्टॉप लॉस लगा के अपसाइड में 273 से लेके 280 तक के टारगेट्स प्ले करने एलटीएफ में। चलिए, बिल्कुल दो कॉल्स कुणाल शाह की तरफ से भी। ओशो, गुड आफ्टरनून, आप बताएं, वैसे फार्मा सेक्टर ने डिफेंसिव की भूमिका अच्छे तरीके से निभाई है, आज थोड़ा सा डाउनसाइड हम देख रहे हैं, लेकिन क्या फार्मा सेक्टर आपके फोकस रेडार पर है? क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? वेरी गुड आफ्टरनून मानसी। सी ओवरऑल मुझे 2 हफ्ते से फार्मा सेक्टर ही पसंद आ रहा है। सारे फार्मा सेक्टर मार्केट को आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। तो आज जो पहला स्टॉक है रडार में वो है डॉक्टर रेड्डी, बिकॉज इसमें काफी दिनों से एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन देखने को मिला है, अपने लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले दिन में एक ब्रेकआउट इस काउंटर में बिल्कुल देखने को मिल सकता है। 1320-25 के आसपास होवर कर रहा है काउंटर, तो करंट लेवल्स पे बाय करने की राय बनेगी। 1295 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड 1380 1390 तक के टारगेट्स एक्सपेक्टेड हैं 1 से 2 दिनों के टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से। सेकेंड काउंटर पावर सेक्टर में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है, आज सारे पावर काउंटर्स काफी स्ट्रॉन्ग मूव कर रहे हैं। तो पावर ग्रिड में एक मेजर मूवमेंट है एंड अपने 300 के जोन के ऊपर काफी स्ट्रांगली सस्टेनेंस दिखा रहा है। सो पावर ग्रिड को करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेट करने की राय बनेगी। 294 का स्टॉप लॉस लगाना है, 312 315 तक के टारगेट्स इसमें एक्सपेक्टेड रहेंगे शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। एब्सोल्युटली। तो चलिए, एक प्ले पावर ग्रिड 315 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, और इसी के साथ डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज पर भी 1390 तक के लक्ष्य
कुल मिलाकर हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से उनके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज ऑलमोस्ट 5 to 6 रिकमेंडेशंस जो आप अपने स्क्रीन पर स्ट्रेटजी देख रहे हैं। ऑन दैट नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो एक्सपर्ट से मार्केट पर चर्चा जारी रखेंगे। आप बने रहें। The most prestigious ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल और बाजार में हम लोअर लेवल से स्ट्रेंथ तो देख रहे हैं। हालांकि नरमी अभी भी है। निफ्टी करीब आधे % नीचे है। निफ्टी बैंक में भी गिरावट आधे % की ही है और 300 अंकों की नरमी हम निफ्टी बैंक में देख रहे हैं। पावर वाले शेयर, एनर्जी वाले शेयर आज हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जोश है और उसी में से हम पिक्स भी निकल के आ रही है। आप देखेंगे कि निफ्टी के जो टॉप गेनर्स हैं, कोल इंडिया, NTPC, पावर ग्रिड, रिलायंस, ये तमाम शेयर इसी एरिया से आपके लिए निकल के आएंगे। और इस बार जो गर्मियां हैं थोड़ी सी लगता है कि पहले ही शुरू हो गई हैं और पीक पावर डिमांड जो होगी ये निश्चित तौर पर इस साल थोड़ी ज़्यादा रहेगी। पावर के अलावा हम देख रहे हैं कि कैपिटल गुड्स वाले शेयर भी लगातार मोमेंटम में है। एक राय अंशुल जी आपसे मैं BHEL के शेयर पर लेना चाहूँगा। BHEL हालांकि एक रेंज में फंसा हुआ शेयर है, 250 से 300 के बीच में काफ़ी समय बिताता है ये। आज तेजी 5% के आसपास की है। क्या यह तेजी और बढ़ेगी? सर पुलबैक रैली है और पुलबैक रैली में एक गैप फिल हुआ है 267 का, बट वहां से कोई रिएक्शन नहीं आया है, तो प्रोबेबली ये रैली स्ट्रेच हो सकती है स्विंग हाई 277 तक। तो अगर लॉन्ग पोजीशंस हैं तो 277 तक होल्ड करना चाहिए। फ्रेश ट्रेड की कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं दिख रही है। और सर आपने पावर का नाम लिया तो कल आपको याद होगा 385 पे हमने टाटा पावर डिस्कस किया था कि 416 रुपए तक जा सकता है। आज का हाई 407 रुपए बना है 385 से। तो अगर यहाँ पे किसी ने लॉन्ग लिया है, 20 रुपए मिल रहा है एक ही दिन में, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 25% क्वांटिटी 416 तक के लिए रख सकते हैं, 75% क्वांटिटी बुक कर लेना चाहिए। 75% आप चाहें तो अपनी पोजीशन बुक कर लें, 25% आप रहने दें और 415-16 रुपए तक ये शेयर यहां से और जा सकता है टाटा पावर का। 400 रुपए के आंकड़े को पार किया है। एक लंबे कंसोलिडेशन में सारे के सारे पावर शेयर फंसे थे और मल्टीपल ट्रिगर्स एक साथ इनको ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि गैस की किल्लत अगर हो रही है तो बहुत सारी जगहों से ये खबरें आ रही है कि इंडक्शन जो स्टोव होते हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है और यहाँ तक कि रेस्टोरेंट्स और ढाबे भी अब इंडक्शन स्टोव का इस्तेमाल करने लगे हैं। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि स्टोव क्राफ्ट हो या फिर TTK प्रेस्टीज हो, बटरफ्लाई गांधीमती हो, ये तमाम शेयर आज आपको चलते हुए दिखाई देंगे। आगे इन पर भी हम चर्चा करेंगे, थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन एक शेयर जो कल तेज गिरावट का शिकार हुआ, कोलगेट, आज भी हम देख रहे हैं कि दिन के निचले स्तर पर यह शेयर कारोबार कर रहा है। मार्केट की लोअर लेवल से रिकवरी के बावजूद 2000 के लेवल को ब्रेक किया है। कुणाल जी, कोलगेट क्या आपको लगता है कि और यहां से गिरावट दिखाएगा, क्योंकि 52 हफ्ते के निचले स्तर पर तो आ गया शेयर अब ये? आई थिंक अगर आप देखोगे जनरली जब मार्केट्स वोलेटाइल रहते हैं तो निफ्टी का FMCG ऐसा डिफेंसिव प्ले में काम आता है, बट इस टाइम एग्जैक्टली उल्टा ही हो रहा है। FMCG कहीं ना कहीं और भी वीक होता जा रहा है। लो टॉप स्लो बॉटम फॉर्मेशन कंटिन्यूएशन है, तो इंडेक्स में ही कहीं ना कहीं दम नहीं है। जो भी पुल बैक आता है वो भी सोल्ड इनटू हो जाता है। तो यहाँ पे FMCG में शायद अभी भी डाउन साइड बाकी है जो ओपन रहेगी। यस, हम ओवरसोल्ड जोन में है तो टेक्निकल बाउंसेस आ सकते हैं। कोलपाल जो रिसेंट स्विंग लो था वो भी उसने ब्रेक कर दिया है। अगेन कोई भी बाउंस आता है उसको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करेंगे। डाउन साइड में मुझे लगता है कि फॉल और भी कंटिन्यू रहेगा और स्टॉक्स में लोअर लेवल्स में 1660 1680 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं। तो सिंस ओवरसोल्ड है तो टेक्निकल बाउंस आ सकता है, बट वो बाउंस को यूटिलाइज करेंगे हम अगेन एग्जिट के लिए और या शॉर्ट करने के लिए। अब डाउन साइड में मुझे लगता है 1620 1630 तक के टारगेट्स कोलपाल में आ सकते हैं। अच्छा, 1600 के आसपास तक के स्तर कोलगेट। अच्छा, कोलगेट को लेकर प्रॉब्लम ये रही है कि जो पिछले कुछ सालों में इनकी ग्रोथ रही है ना, इनके पेयर्स के मुकाबले वो थोड़ी सुस्त रही है। मार्केट लीडर रहा है, ब्रांड काफ़ी तगड़ा है कोलगेट का, लेकिन ग्रोथ में सुस्ती इन पर भारी पड़ी है। और हमने देखा था कि ब्रोकरेज हाउसेस का भी जो कन्विक्शन ने थोड़ा डगमगाया तो है। ICICI सिक्योरिटीज़ की जो रिपोर्ट आई थी उन्होंने इस पर 1800 रुपये के टारगेट दिए थे कोलगेट पामोलिव के लिए। कुछ और स्टॉक के बारे में जरा चर्चा करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि ये FMCG शेयरों में आज कमजोरी आपको साफ दिखाई देगी। ऑटो शेयरों में नरमी लगातार बनी हुई है। मैं एक बार ना फिर से
कोल इंडिया पर राय लेना चाहूंगा और हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, सचिन गुप्ता, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन ओशो जी, कोल इंडिया, कोलगेट के बाद जरा कोल इंडिया पर भी आप व्यू दे दीजिए, क्योंकि 5% ऊपर तो है, लेकिन जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की डिमांड है कोयले की इस वक्त देश में, ऐसा लग नहीं रहा है कि कोल इंडिया यही थमेगा। और कोल इंडिया भी चला नहीं है, रुक रुक के चलता है। ये रैली कहां तक ले जाएगी सर? सी कोल इंडिया में अगर हम देखें तो पूरे एक साल कंसोलिडेशन के बाद काउंटर में एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। सो नो डाउट मुझे लगता है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्ट्रांग मोमेंटम इस काउंटर में बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। बट अगेन टेक्निकली अगर हम देखें तो 480-85 का पहला रेजिस्टेंस है, तो 480-85 तक के टारगेट हमें शॉर्ट टर्म में बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। बट ओवरऑल जिस हिसाब का रिवर्सल है काउंटर में, 500 तक के टारगेट्स पोजिशनल या फिर मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से 500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल व्यू काफी बुलिश है। अगर पोजीशन है तो बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए 500 तक के टारगेट के लिए। फ्रेश पोजीशंस बनानी है तो इसका जो रेंज है वो नियर अबाउट 430 से 480 का है। तो लोअर एंड पे बाई करें, हायर एंड पे अपने पोजीशन अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो लाइटन अप करें। अगर लंबे अवधि के लिए निवेशित रह सकते हैं तो बिल्कुल पोजीशन बरकरार रखनी चाहिए। हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड प्लेयर है एंड उसके बाद मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है कोल इंडिया के लिए एंड बिल्कुल मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए 500 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। कोल इंडिया यहाँ पर आपको रखनी होगी नज़र। 500 तक के लेवल्स जो है ये पर्टिकुलर काउंटर दिखा सकता है। पर जी हाँ, पूरा एक्शन जो है वो एनर्जी स्पेस में ही है। पावर काउंटर्स एकाएक करके जो है ऊपर आ रहे हैं। सुबह हमने टाटा पावर की बात की थी, फिर टोरेंट पावर भी एक दूसरा काउंटर था, बट पावर फाइनेंसेस उनमें भी एक अच्छा मूव है। ओशो, एक बार क्विकली राय आरएसी और पीएफसी पे भी दे दीजिए, क्योंकि मैं आरएसी देख रही थी 3% मजबूत है। क्या यहाँ से और स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स आ सकते हैं? आरएसी में अगर हम देखें तो एक ओवरसोल्ड टेरेन, नॉट एग्जैक्टली ओवरसोल्ड बट एक लोअर एंड से काफी स्ट्रांग ट्रैक्शन आया है काउंटर में। एंड जिस हिसाब का ट्रैक्शन है मुझे लगता है फॉलो अप बाइंग अगर इस काउंटर में बनता है 348 350 के ऊपर, तो बिल्कुल रुझान बाइंग के तरफ रहेगा एंड वहां से काउंटर में अप्रोक्सीमेटली 370 365 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ से और 1% के ऊपर सस्टेनेबिलिटी दिखाता है तो बिल्कुल बाय करने की राय बनेगी। लोअर एंड पे नियरली 338 340 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो उसके सपोर्ट से काउंटर को बाय करें। 365 से 70 तक के टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। राइट, तो चलिए आरएसी पर रखेंगे नज़र। यहाँ पर भी एक बाउंस के साथ कुछ टारगेट्स ओशो हाईलाइट कर रहे थे। बट एक बार कुणाल, आपका व्यू एनएलसी इंडिया पे? आमतौर पे इतना रेडार पे आता नहीं है काउंटर, बट आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है एनएलसी इंडिया पे, और इसी के साथ मैं देख पा रही हूँ कि वॉल्यूम्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका टेक इस पे? ओवरऑल स्टॉक एक कंसोलिडेशन के फेज में था। एक ट्रायंगल पैटर्न बना है स्टॉक में, और हमें लगता है कि अगर इसकी क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग आ जाएगी, जो रेजिस्टेंस जोन है स्टॉक के लिए 270 का एरिया, उसके ऊपर क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्लोजिंग आ जाती है तो आई थिंक एक नई रैली स्टार्ट हो जाएगी, जो स्टॉक को अपने ऑल टाइम हाई तक भी लेके जाएगा। 290 295 के जोन्स भी बता सकता है। सो यस, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखी है। पिछले 4-5 दिनों का भी हाई निकला है वॉल्यूम्स के साथ, बट जनरली 270 के वहां से हमें रिजेक्शन दिखाई देता है। और 270 एक बार निकाल देगा क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये रैली कंटिन्यू हो सकती है 300-310 तक। ऑल राइट, तो चलिए एनएलसी इंडिया 300 तक की रैली कंटिन्यू हो सकती है, बट उसके लिए 270 के ऊपर निकले और टिके तभी बात बनेगी। इस बीच हमारे एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिगर पटेल का। आइए स्वागत करते हैं। जिगर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपकी स्टॉक कॉल्स बता दीजिए। देखिए उतार चढ़ाव भरा बाजार है, ऐसे में कौन से ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं आपके पास? आफ्टरनून एवरीवन। आज टोटल 2 स्टॉक्स है मेरे पास। लास्ट ट्यूसडे ही हमने एक स्टॉक डिस्कस किया था, डिक्सन टेक। डिक्सन के अंदर 2-3 दिनों से एक अच्छी तेजी बॉटम अप से देखने को मिली है, बट ओवरऑल अच्छी बात यह है कि जो 10 मार्च का बॉटम था, करीबन लो निकल के आ रहा है 10,170 का। आज हमने करीबन वही एग्जैक्टली लो टेस्ट करके रिवर्सल देखा है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन था इसका, और जो चैनल में ट्रेड कर रहा था, उसके बाहर ये ब्रेकआउट देके वापस से चैनल में रिट्रेस करके हमने एक अच्छा इसमें अपमूव देखा है।
पिछले 1-2 दिनों में। तीसरी चीज ये है कि जो RSI में डाइवर्जेंस दिख रहा है उसके साथ साथ हमने वॉल्यूम में भी एक अच्छा सर्च दिख रहा है लोअर लेवल से, तो डिक्सन टेक हम बाय कर सकते हैं करंट लेवल से। और जो स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 10,200 के नीचे रहेगा और ऊपर में 11,750 के टारगेट्स हम डिक्सन में लेके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है EIH होटल्स है। इसमें भी कहीं ना कहीं एक अगर हम डेली चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर, एक्सटेंडेड बॉटम विद डाइवर्जेंस बना था और रिसेंटली एक 375 का टॉप भी लगा था 3 से 4 दिन पहले, बट वहां से एक सेलिंग देखने को मिली। बट ओवरऑल अभी भी जो डायरेक्शनल इंडेक्स है उसमें भी हमें पॉजिटिविटी दिख रही है और एग्जैक्टली जो क्रॉसओवर के कैंडल्स है DMIs के उसी के ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं और आज के सत्र में भी एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल रहा है करीबन 3% का। तो इसमें भी बाइंग करने की सलाह रहेगी। 330 से हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 312 का होगा और ऊपर में 350 355 के टारगेट्स होंगे। ऑल राइट, तो चलिए 2 बाय कॉल्स आते हुए, एक देखिए EIH होटल, EIH यहाँ पर जो है 3% की तेजी है। जिगर EIH होटल्स या EIH? EIH होटल्स जिसका रेट 330 है अभी। ओके, तो चलिए EIH यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। बट एक और काउंटर डिक्सन टेक, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाल फिलहाल काफ़ी इसमें एक्शन देखने को मिला और वहाँ पर बाय कॉल आ रही है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखना। चलिए देखते हैं किस तरीके से एक्शन पैन आउट होता है। बट हमारे साथ अब सचिन गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। सचिन, गुड आफ्टरनून। बताइए आपकी नज़र कहाँ पर है, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपको फिलहाल पसंद आ रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, मार्केट का हाल तो थोड़ा सा बेहाल है और हम देख रहे हैं कि मार्केट कंटिन्यूसली लाइक अटेम्प्ट कर रहा है पॉजिटिव साइड का, बट सस्टेनेबल मोमेंटम नहीं है। आज के ट्रेडिंग सेशन में स्पेसिफिकली देखें तो वॉलेटिलिटी अच्छी खासी हमें देखने को मिल रही है। वेल, डिस्पाइट दिस नेगेटिव मोमेंटम और मार्केट का जो बेयरिश टोन है उसके चलते भी कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज नजर है स्पेसिफिकली 2 स्टॉक्स पर जिसमें आज भी एक पॉजिटिव मोमेंटम है एंड ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी पॉजिटिव रहा है। सो पहला स्टॉक यहाँ पे जो कि मैं रिकमेंड करूंगा वो रहेगा SRF का। SRF में एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद आज एक रिवर्सल साइन जो है वो इंडिकेट होते हुए नजर आए हैं। डेली चार्ट्स पर अगर हम देखें तो एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न्स अलोंग विद द वॉल्यूम्स ये जो है बाइंग हमें देखने को मिली है। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न्स फॉर्म होता हुआ दिखा है। मुझे लगता है कि SRF में कमिंग 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस तक ये मोमेंटम और फर्दर कंटिन्यू होना चाहिए, यानी कि ये जो शॉर्ट कवरिंग मूव है ये फर्दर और कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है फॉर नेक्स्ट 1 और 2 डेज के लिए। सो SRF में यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। करंट मार्केट करीब 26, 34, 33 के आसपास चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस पर ही एक बार बाय इनिशिएट किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस 2560 का रहेगा और अपसाइड मुझे लग रहा है एक बार 2750 ये टारगेट्स हमें SRF में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है NTPC में ओवरऑल देखिए तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव रहा है। डेली एज वेल एज वीकली चार्ट्स पर स्टॉक कंटिन्यूअसली अपने हायर टॉप्स बनाता हुआ नजर आया एंड पिछले कुछ दिनों से एक कंसोलिडेशन, एक साइडवेज मोमेंटम NTPC के अंदर कंटिन्यू हो रहा था। उस कंसोलिडेशन टू साइडवेज मोमेंटम के ब्रेकआउट्स आज मिले हैं। वो लेवल्स थे 385 के, उसके ऊपर फाइनली स्टॉक सस्टेन होता हुआ ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है एंड मुझे लगता है ये फर्दर जिस तरीके से ब्रेकआउट्स मिले मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। सो NTPC में बाय करने की सलाह रहेगी अराउंड 388 390 के आसपास में। एक स्टॉप लॉस लेना रहेगा 380 का। अपसाइड टारगेट्स मुझे 405 तक के लिए नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, तो चलिए ये स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन और लगातार इन स्टॉक्स में हम फर्दर अपमूव्स भी देख रहे हैं, एक्सपेक्टेशन भी लगाकर चल रहे हैं कि यहां से भी आगे बढ़त नजर आएगी। लेकिन इस बीच बाजार के जाने माने दिग्गज गौरांग शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। मानसी दवे दिस साइड। और काफी हद तक बाजार जो है इस वक्त मिडिल ईस्ट के टेंशन को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये टेंशन है जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आई थिंक गौरांग सर, नाउ इज द टाइम जब हमें वॉर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए, क्योंकि टेक्निकली तो बाजार को लगातार नेविगेट करने की हम कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे में आगे यहां से फंडामेंटल नजरिया क्या होना चाहिए? क्रूड ऑयल स्पाइक है, इंडिया विक्स में बढ़त हम देख रहे हैं और इन तमाम के बीच FDI रूल्स रिलैक्स होते हुए पूरे सिनेरियो सिचुएशन पर एक वॉर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अगर बनानी है तो गौरांग सर क्या होगी आपकी तरफ से? बहुत बहुत धन्यवाद मानसी जी, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। ET नाउ स्वदेश के दर्शकों को और आप सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से।
एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे मानसी जी, ये बुनियादी तर्क के आधार पर है हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम के तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इस स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो मानसी जी, मैं काफी सालों से शेयर बाजार से जुड़ा हूं और मेरा जितना भी अनुभव रहा है, खास करके इस तरीके की परिस्थिति में अगर आपने थोड़ी बहुत हिम्मत जुटा करके, थोड़ा बहुत अभ्यास करके, जोखिम झेलने की क्षमता को माप के लंबी अवधि के लिए अगर निवेश किया है, तो ऐसी परिस्थिति गुजरने के बाद, सकारात्मक संकेत आने के बाद, बाजार जब ऊपर तरफ के दायरे देता है और अगर आपने निवेश किया होगा ऐसे बाजार में, तो मेरा जहां तक मेरा अनुभव है, बाजार ने कभी भी आपको निराश नहीं किया है। एक बात बिल्कुल निश्चिंत है कि इसका निवारण, इसका यानी कि ये जो युद्ध की परिस्थिति खाड़ी देश में, वेस्ट एशिया में खड़ी हुई है, ये कब, किस समय पर, कौन सी तारीख पर और किस प्रकार से इसका निवारण आएगा, इसके ऊपर मेरे ख्याल से अंदाजा लगाना किसी के भी लिए मुमकिन काम नहीं है, नामुमकिन काम है। लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत साहस किया और निवेश किया, तो मेरे ख्याल से बाजार ने आपको आपके निवेश को सराहा है और आपको अपने निवेश के ऊपर मुनाफा कमा के दिया। एक मैं ब्लैंकेट डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, क्योंकि आपने ये प्रश्न पूछा है मानसी जी। मैंने मेरी एसआईपीज जो है वो ना तो कोविड के समय पर बंद करी थी, ना रशिया यूक्रेन के युद्ध के समय पर बंद करी, ना बीच में जो खाड़ी में थोड़ा बहुत संकेत नकारात्मक था, यानी कि इजराइल और हमास का जो परिस्थिति उभरी, तब भी नहीं करी थी और आज भी नहीं और भविष्य में भी नहीं करूंगा। एसआईपीज निरंतर जा रहे हैं और अगर मेरे पास मेरे बचत खाता में पैसे रहते हैं, रुपए रहते हैं, तो मैं थोड़ा बहुत लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर देता हूं। कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपना एसआईपीज और छोटा छोटा निवेश जो है वो निरंतर बरकरार रखे, जारी रखे, उसको बंद मत कीजिए। ऐसे समय पर आपको निवेश करते हैं तो मूल्यांकन के रूप में अच्छे मूल्यांकन पर निवेश करने मिलता है सक्षम और मजबूत कंपनियों में। और अगर आप म्यूचुअल फंड, सिप्स या लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यूनिट्स भी ज्यादा मिलते हैं। 26,000 पर आपने 50,000 रुपए लगाए थे तो यूनिट्स कम मिलते थे, लेकिन 23,500 या 23,700 पर जहां पर आज निफ्टी है, अगर आप इस समय पर 50,000 रुपए लगाते हैं तो आपको यूनिट ज्यादा मिलते हैं। कहां पर निवेश करना है, तो मेरे ख्याल से ये निर्भर होता है मानसी जी हर एक व्यक्ति और निवेशक के ऊपर, उनकी उम्र, जोखिम झेलने की क्षमता और उनके पास कितना समय है और कितना मुनाफा कमाना है। तो मैं एक 4 या 5 क्षेत्र है जहां पर मेरे ख्याल से नजर रखनी चाहिए प्राथमिकता के रूप पर, जो थोड़े बहुत वंचित है इस परिस्थिति, ये उतार चढ़ाव जो कच्चे तेल के दाम में देख रहे हैं, नेचुरल गैस के दाम में देख रहे हैं, इससे थोड़ा दूर है। ऐसा नहीं कि असर नहीं पड़ता है लेकिन कम पड़ता है। तो वित्तीय क्षेत्र है, रक्षा क्षेत्र है, ऊर्जा उत्पादन यानी कि पावर जनरेटिंग कंपनीज, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, कुछ हद तक गर्मी का पारा जो ऊपर चढ़ रहा है तो कुछ सिलेक्टिव कंज्यूमर ड्यूरेबल बनाने वाली कंपनियां, कुछ हद तक मुझे लग रहा है कि फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक सेक्टर है। तो ये कुछ 5 या 6 क्षेत्र है मानसी जी जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। और मैं मानता हूं कि ये परिस्थिति अनिश्चितता का वातावरण है। हर दिन, हर घंटे जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं, हम उसके ऊपर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और हर घंटे में ऊपर के तरफ के एस्केलेशंस हो रहे हैं, ये भी एक चिंता की बात है। लेकिन एक सकारात्मक बात अभी कुछ घंटे पहले आई थी कि 2 समुद्री जहाज भारत के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो समुद्री यातायात मार्ग है वहां से निकल गए हैं और भारत की तरफ आ रहे हैं। और भारत सरकार भी निरंतर प्रयास कर रही है भारत की जो ऊर्जा की जरूरत है उसको प्राथमिकता देने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए, और वो भी ब्याजबी दामों पर। मेरे ख्याल से 26,000 पर आपको बाजार पसंद आता था, तो 23,700 पर थोड़ा बहुत ज्यादा अच्छा लगना चाहिए बाजार आपको। बिल्कुल बिल्कुल, इस फंडामेंटल नजरिए के लिए गौरांग सर थैंक यू सो मच। इस बीच हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी से प्रबल सेन है हमारे साथ। प्रबल जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। पहली बार आप हमारे साथ जुड़े हैं, अच्छा लग रहा है एंड वी एक्सपेक्ट अ लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन विथ यू। बताएं कैसे देख रहे हैं मार्केट के टेक्सचर को आप, और क्या कुछ है आपके फोकस रेडार पर इस वक्त? नहीं, देखिए मेरे सेक्टर में तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ इम्पैक्ट जो है वो दिख रहा है अभी। एंड जैसा कि प्रीवियस आपके पार्टी से पैनलिस्ट जो बता रहे थे कि सबसे बड़ा इशू ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसका जब तक रीओपनिंग नहीं होता है। एंड सबसे पहले क्षमा चाहूंगा, मेरी हिंदी उतनी स्ट्रांग नहीं है,
तो मैं थोड़ा इंग्लिश में स्लिप कर सकता हूँ, सो फॉरगिव मी फॉर दैट। बट ये जो स्ट्रेट है इसकी रीओपनिंग जब तक पूरी तरह से नहीं होती या एटलीस्ट थोड़े सिग्नल नहीं मिलते हैं हमको वहां से कि इसकी नॉर्मलसी जो अगर आप कहें वो जब तक नहीं होगी तब तक आई थिंक मेरे सेक्टर में बाई करने के लिए जो नेम्स हैं मेरे ख्याल से सिलेक्टिव ही रहेंगे, थोड़ा प्रेशर रहेगा। आपने कल देखा होगा इंटर मिनिस्ट्री ब्रीफिंग में बहुत क्लियरली आई थिंक बहुत ट्रांसपेरेंटली मिनिस्ट्रीज ने बताया कि हमारी सप्लाई की शॉर्टेज कहाँ कहाँ है। निकल के बहुत क्लियरली आ रहा है कि 20 से 25% नेचुरल गैस में अभी जो शॉर्टेज है उसको मैनेज करना पड़ेगा और एलपीजी में जो मेजर्स लिए गए हैं कि डोमेस्टिक रिफाइनर्स को बोला गया है कि आप एलपीजी की प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करिए, प्लस गवर्नमेंट कोशिश कर रही है ऑल्टरनेट सोर्सेज से एलपीजी लाने की। उसके बाद भी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उससे करीबन 40 से 45% की शॉर्टेज अभी बनी रहेगी, जो कि ऑब्वियसली कंसर्निंग है। और जितने दिन ये डिस्प्यूट चलता है या रादर ये स्ट्रेट बंद रहता है उतने दिन ये थोड़ा कंसर्न रहेगी मार्केट में, थोड़ी रैशनिंग, थोड़े से कटबैक्स जो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर है वहां से वो आपको दिखते रहेंगे। आज जो न्यूज आई है ऑब्वियसली देयर आर काफी कंफ्लिक्टिंग है, भी वेरीफाई करना मुश्किल है, बट जो न्यूज निकल के आ रही है कि इंडिया के जो वेसल्स हैं या भारत की तरफ जो शिप्स आ रही हैं अगर उनको ईरान अलाउ करता है एक तरह से अगर कहें स्ट्रेट से जाने में या रादर ईरान उनको अटैक नहीं करता है तो वो एक बहुत बड़ा आई थिंक रिलीफ हो सकता है, इवन मतलब टेम्पोररी ही सही लेकिन उससे थोड़ी सी पेन कम हो सकती है जी। अभी हमारे सेक्टर में टैक्टिकली अगर हम देखें ओएनजीसी ऑयल इंडिया ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग ऑयल प्राइसेस के बेनिफिशियरी रहेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी भी मुझे ठीक लगता है क्योंकि उनमें जीआरएफ का जो एकदम से चढ़ाव हुआ है उससे बेनिफिट मिलेगा, जो कि उनके अगर वॉल्यूम कुछ शॉर्टेज होते भी हैं उसको पूरी तरह से ऑफसेट करेगा। प्लस अगर आप ऑब्वियसली बिजनेस को देखें रिलायंस में उनके पास डोमेस्टिक फोकस रिटेल जियो वगैरह मीडिया बिजनेसेस हैं जिससे कि ओटीसी में अगर जो भी थोड़ा पेन आता है उसको वो ऑफसेट कर सकता है। प्लस रीसेंट टाइम में स्टॉक नीचे भी गया है तो वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव। बाकी जगह मैं अभी थोड़ा कॉशियस रहूंगा, मेरे ख्याल से अभी सिचुएशन काफी डायनामिक है तो हमें फ्रैंकली हर 2-3 दिन उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या हो रही है स्टैंड लेने से पहले। बिल्कुल सही बात है सर, वैलिड पॉइंट आपने उठाए हैं। कुछ और शेयर जरा चेक करते हैं और समझते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सीमेंट स्टॉक्स में अगर आप इंडिया सीमेंट को देखेंगे तो लगातार गिरावट इसने देखी है और पिछले महीने भर में 18-19% ये शेयर नीचे आ गया है। सीमेंट स्टॉक्स मतलब वैसे देखा जाए तो एक बढ़िया क्वार्टर ये होना चाहिए Q4 का, लेकिन ये डिस्रप्शन आ रहा है। इसको लेकर सर आप व्यू दे पाएंगे सीमेंट कंपनीज को लेकर? नॉट रियली, मैं ऑयल एंड गैस देखता हूँ प्राइमरीली, सीमेंट के एनालिस्ट दूसरे हैं तो वी कांट रियली गिव अ ऑफिशियल व्यू ऑन एनी अदर सेक्टर। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इस पर हम गौरांग सर से व्यू ले लेते हैं। गौरांग सर एक बार सीमेंट पर व्यू दीजिए, क्योंकि कहीं देखिए अगर कच्चे तेल के भाव में अगर स्पाइकअप अगर आ रहा है तो इन कंपनीज की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है। अब ये माहौल कब तक बेहतर होगा इसके बारे में अंदाज़ा है नहीं, और सरकार ने तो कह दिया है कि नहीं हमारे पास पर्याप्त रिजर्व है। अभी रिसेंट एक डेटा आया था कि 7 से 8 हफ्ते हमारा काम अभी चल जाएगा, लेकिन अगर ये मामला अगर लंबा खिंचता है तो फिर इन कंपनीज की मुश्किलें तो और बढ़ेंगी। आपका सर व्यू सीमेंट स्टॉक्स को लेकर क्या है? देखिए, नजरिया तो सकारात्मक है। आपको भी सादर प्रणाम और शुभ दिन अभिषेक भाई हमारे तरफ से। और मैं ये भी मान के चलता हूं अभिषेक भाई के जहां तक दामों में वृद्धि का प्रश्न है सीमेंट के बोरियों के, तो कुछ हद तक कुछ कंपनियां इसको झेल सकती हैं, लेकिन अगर सीमा के पार चला जाता है तो वो परिस्थिति ऐसे बदलती है कि हम और आप जैसे उपभोक्ता हैं उन पर आखिरकार जो वृद्धि है वो लाद दी जाती है और हमें और आपको भरपाई करनी पड़ती है वो बढ़ते हुए दाम की। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक कच्चे तेल का यातायात आवागमन या फिर जो आयात निर्यात का प्रश्न है, देखिए अगर आज जिस तरीके से 2 जहाज, समुद्री जहाज भारतीय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकले और अगर सुरक्षित
बाहर निकलते हैं और हमारे बंदरगाह या तटों पर आ जाते हैं तो थोड़ी बहुत राहत की सांस हम ले सकते हैं और ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले भविष्य में शायद ये यातायात थोड़ी बहुत और बढ़ सकती है। मैं संख्या की बात कर रहा हूँ समुद्र जहाजों की जो कच्चा तेल और नेचुरल गैस लेके आते हैं। लेकिन ये परिस्थिति ऐसी कि अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है अभिषेक भाई। क्षेत्र के आधार पर 2-3 चीजें और कहना चाहूंगा, 30 सेकंड का समय और लूंगा। रियल एस्टेट क्षेत्र में सुधार हो रहा है, हालांकि कुछ लोग अभी थोड़ा अपनी बुकिंग जो है वो पीछे ढकल रहे क्योंकि परिस्थितियां ऐसी है। लेकिन जो इतिहास हमने पिछले वर्ष देखा था और उसके पहले देखा था, 4-4, 6-6, 8-8 करोड़ के प्रोजेक्ट्स, सिंगल यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, और बड़े प्रोजेक्ट्स रिकॉर्ड समय में बिक्री हो जाते थे। छोटी, मझौली और दिग्गज तीनों ही जगहों पर हमारी खरीदारी की राय है। छोटी कंपनियों में एक कंपनी का नाम है सागर सीमेंट, जहां पर खरीदारी की राय है। मझौली सीमेंट कंपनियों में रैमको सीमेंट और दालमिया भारत श्री सीमेंट, ये तीसरा नाम है। दिग्गजों में 4 जो प्राथमिक नाम आते हैं, अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा और ग्रासिम। मैं ये मान के चल रहा हूं कि लागत खर्च को लेकर के फिलहाल अगर ये ज्यादा लंबा नहीं चला और कच्चे तेल के दाम फिर से $100 या $120 तक पहुंच नहीं गए तो शायद थोड़ी बहुत राहत की सांस हो सकती है इन सब कंपनियों के लिए और अपने भारत देश के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए और विकास दर के लिए और महंगाई दर के लिए। तो ये समीकरण जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये थोड़ा बहुत अनुमान लगा के चल रहा हूँ कि कच्चे तेल के दाम इतने ऊपर नहीं जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो जो रिजर्व्स है वहां से कच्चे तेल के बैरल्स जो है वो दुनिया भर में रिलीज किए जाएंगे और शायद दाम को थोड़ा नियंत्रित करा जाएगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ऑलराइट, तो चलिए चर्चा सीमेंट काउंटर्स पे, पर अब वक्त हो चला है ऑप्शन सेगमेंट की रणनीति जानने का। रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। तो आज हमें ऑप्शंस के चैंपियन की रणनीति बताने के लिए तेजस शाह जुड़ चुके हैं। तेजस, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या होनी चाहिए रणनीति? तो सृष्टि जी, जैसे कि हमने देखा कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है उसके चलते क्रूड ऑयल के दाम बढ़े थे और उसके वजह से ओएमसी कंपनी पे काफी दबाव बना रहा है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हमें लग रहा है आने वाले दिनों में भी अंडर परफॉर्मेंस दिखा सकता है। बीपीसीएल का जो काउंटर है वो काफी वीक है। तो रिसेंटली स्टॉक ने 200 दिन की मूविंग एवरेज भी तोड़ दी है और कंसिस्टेंटली लोअर लो बना रहा है। आज के सत्र में एक हल्की सी पुल बैक रैली आई है, मुझे लग रहा है ये पुल बैक रैली में पुट खरीदने चाहिए। हमें लग रहा है कि ये जो बिकवाली का दौर है स्टॉक में वो जारी रहेगा। सो बीपीसीएल में जो 315 का कॉल है जो ₹7 के करीबन चल रहा है, एक डिप में खरीदारी की है बिटवीन 5 to 6 और इसमें लक्ष्य रहेगा पहला 10 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 14 का और इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है ₹2 का। तो ये जो स्ट्रैटेजी है उसमें अधिकतम मुनाफा होगा 15,800 का और अधिकतम नुकसान होगा 7,900 का। ऑलराइट, तो चलिए बीपीसीएल की पुट आप खरीद के चल सकते हैं। इससे जुड़े स्टॉप लॉस और टारगेट आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस आज जुड़ने के लिए और हमारे साथ ये स्ट्रैटेजी भी शेयर करने के लिए। पर हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि एफएनओ सेगमेंट बेहद रिस्की होता है। यहाँ पे 10 में से 9 लोगों को नुकसान ही होता है और ऑन एन एवरेज ये नुकसान ₹1,00,000 का होता है। पर चलिए एक बार फिर से चलते हैं हमारे मेहमानों के पास। और प्रबल जी, मैं आपके पास आना चाह रही थी क्योंकि देखिए एनर्जी ही वो खेमा है जो कि पूरा बस कर रहा है। बट बहुत ही बेसिक सवाल है मेरा। आज जो हमने खबर पढ़ी प्रबल जी के 2 वेसल्स जो हैं वो भारत में आई, बहुत अच्छी खबर है ये, क्योंकि देखिए इतने तनाव भरे माहौल के बीच में जहाँ पर हम खबरों से वाकिफ़ हैं कि किस तरीके से अटैक्स हो रहे हैं, कम से कम 2 कार्गो वेसल्स हमारे पास आ चुकी हैं। बट सब ये भी बात कर रहे हैं कि हम 140 करोड़ की जनता है, हमारी एनर्जी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्या ये 2 वेसल्स सफिशिएंट है? मैं आपसे ये समझना चाह रही थी कि ऑन एन एवरेज कितने वेसल्स जो हैं वो हमारे पोर्ट्स पे आते हैं और ये पूरी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं आप, कि क्या आगे और वेसल्स नेगोशिएशन टेबल पे जब ये बातें होंगी, क्या पॉसिबिलिटी है कि भारत इसमें सक्सेसफुल हो जाए? देखिए, वेसल्स कितने आते हैं वो बताना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज़ हर वेसल की कैपेसिटी अलग-अलग होती है। कुछ जो आप बात करते हैं वेरी वीएलसीसीज़ जो वेरी लार्ज क्रूड कैरियर होते हैं, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, दूसरे टाइप के वेसल्स भी आते हैं। लेकिन जो आपने अ, पहला क्वेश्चन पूछा कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है और उसमें ये 2 वेसल्स क्या डिफरेंस करेंगे? आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर 2 वेसल्स आए उससे सिग्नल जो मिलेगा मार्केट्स को, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, जितनी रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ एक देश के वेसल्स को अभी तक पैसेज दे रही है या ईरान उन वेसल्स को अटैक नहीं कर रही है, जो है चाइना। जो चाइना ईरान से पहले भी क्रूड ले रहा था, इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में भी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि चाइना में क्रूड अभी भी फ्लो कर रहा है। तो अगर इंडिया को इवन लिमिटेड वे में थोड़ा बहुत कार्गो वहां से मिलते हैं, तो अभी जितनी शॉर्टेज हमारी है, आई थिंक अगर वापस से हम कल के ब्रीफिंग पे जाएं या जो डेटा हमारे पास है, करीबन हर दिन 4.5 लाख बैरल हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड कच्चे तेल का। उसमें से करीबन 2.5 लाख बैरल दिन का, सॉरी 2.5 लाख नहीं, क्षमा कीजिएगा, 45 लाख बैरल हम इंपोर्ट करते हैं। उसमें से 25 लाख बैरल, 2.5 मिलियन बैरल्स अ डे हमारे इस एरिया से, इस स्ट्रेट के थ्रू आते थे। तो देश की ओवरऑल रिक्वायरमेंट में से करीबन 40% या 45% जो है वो इस एरिया से आ रहा है। तो ऑब्वियसली 2 कार्गो से कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। रेगुलर कार्गो शायद दिन के 10 या 15 कार्गो आते होंगे जो हमारे इंपोर्ट में आते होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमारी जो गवर्नमेंट की कोशिशें हैं कि हम ऑल्टरनेट एरिया से भी लेने की कोशिश करें, सऊदी अरेबिया फॉर एग्जांपल एक उनकी पाइपलाइन है, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, जिसके थ्रू वो इस स्ट्रेट को अवॉइड करके दूसरे पोर्ट के थ्रू, रेड सी के थ्रू कार्गोज भेजने की कोशिश कर रहा है। अगर हम वहां से कॉन्ट्रैक्ट कर सके, उसमें कॉस्ट बढ़ेगी काफी, लेकिन एटलीस्ट क्रूड थोड़ा बहुत सप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो अभी जो टाइम है, अभी बहुत सारे ऑल्टरनेट्स देखने पड़ेंगे, लेकिन 30 से 35% जो आपकी शॉर्टेज है वो पूरी तरह मिटिगेट करना बहुत मुश्किल है। हमारे रिफाइनर्स के पास, हमारी गवर्नमेंट के पास स्ट्रेटेजिक कुछ रिजर्व्स हैं, कुछ इन्वेंट्री है, जिससे कि हम 30-35 दिन का रिक्वायरमेंट मैनेज कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी ये डिस्प्यूट वैसे ही चलता रहा, तब मेरे ख्याल से ऑल्टरनेट मेजर्स और दूसरे मेजर्स लेने पड़ेंगे। इस बीच ऑफ कोर्स गवर्नमेंट कोशिश करती रहेगी कि ऑल्टरनेट कार्गोज अरेंज करे, प्लस ईरान से बात करती रहे, यूएस से बात करती रहे कि इस स्टेट में से कुछ और कार्गोज हमारे मिल पाए। ऑल राइट, पर इसी के साथ प्रबल जी, आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे कि आज आपने समय निकाला और इन तमाम मुद्दों पर हमें टेक दिया कि किस तरीके से एनर्जी की दिक्कतें फ़िलहाल दिखाई दे रही हैं और इनके क्या मायने हैं और हमारी किस तरीके से निर्भरता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पर चलिए फ़िलहाल इसी के साथ वक्त तो चला, एक और छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। लगातार बाजार की उठापटक के बीच हमारे साथ एक्सपर्ट की पैनल एक के बाद एक जुड़ती जा रही है ताकि सही और सटीक विश्लेषण बाजार को लेकर हम आपको दे पाएं। इसी कड़ी में लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। बाजार पर आपके आउटलुक, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज के साथ शुरुआत करते हैं, बताएं। जी गुड आफ्टरनून आप सभी को। मार्केट में अभी भी निगेटिव सेंटिमेंट बने हुए हैं। मार्केट अगर हम आवरली चार्ट देख रहे हैं तो वहां पर लोअर टॉप लोअर बॉटम के अनुसार ही निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम यहाँ पर इंडिकेटर्स पे भी नजर डालें तो वो भी काफी निचले स्तर पे ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा नीचे की तरफ फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 23,850 का है, उसके बाद 24,000 है। जब तक मार्केट इसके नीचे रहता है तब तक हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। और अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट 23,500 का है। अगर उसके नीचे फिसलता है तो वहां से हमें 23,200 तक की फर्दर डाउनवर्ड मूव देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। वहीं पर अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो 54,700 का जो लेवल है काफी अहम रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि वहां पर हमें जो 20 मंथ मूविंग एवरेजेस है वो दिखाई दे रहे हैं, प्लस 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो लेवल्स है अपनी अपवर्ड रैली का जो बैंक निफ्टी में पिछले सत्र में दिखाई थी, तो वहां पर जो लेवल्स आ रहे हैं वो 54,600 से लेकर 700 जोन के आ रहे हैं। अगर उसके नीचे फिसलता है बैंक निफ्टी तो वहां से फिर हमें 54,000 तक की गिरावट बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है। तो इसी के मद्देनजर आज का जो रिकमेंडेशन है, हालांकि जो मार्केट है वो डाउन साइड का है,
बट अभी भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे हमें ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। उन्हीं में से एक है सुप्रीम इंडस्ट्री। सो सुप्रीम इंडस्ट्री में एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हमें देखने को मिला है 3900 से लेकर 3950 के आसपास। और वहां पर अभी हमें मल्टीपल बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है डेली के चार्ट्स पर। तो हमें लगता है कि आने वाले सत्र में यहाँ पर तेजी की एक उम्मीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और आज ही के सत्र में इसने 200 डीएमए लेवल को भी रिक्लेम किया है। तो एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा 4075 के ऊपर। और वहां से फिर हमें 4200 से लेकर 4250 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बाइंग करने के लिए स्टॉप लॉस हमें लगाना है 3920 का। और जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो हमारा आता हुआ दिखाई दे रहा है 4250 का। ऑलराइट, तो चलिए सुप्रीम इंडस्ट्रीज है, इस पर नजर रखिएगा स्टॉक वाइज और साथ ही बाजार पर लक्ष्मीकांत जी का नजरिया। जिगर अब पटेल से होगा मेरा अगला सवाल। जिगर जी, आरती इंडस्ट्रीज के चार्ट्स को मैं पुल अप करना चाहूंगी। अच्छी मजबूती आज दिन भर स्टॉक ने दिखाई है। इस वक्त दिन भर तेजी दिखाने के बाद हल्का भी हो रहा है स्टॉक, लेकिन इसी हफ्ते और इनफैक्ट लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में हम देख रहे हैं 5 से 7% के मूव स्टॉक ने दिखाए हैं। कंपनी ने एक ऑर्डर रिसीव किया है, $150 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट रिसीव किया है। रेवेन्यू विजिबिलिटी भी एनहांस करने की बात हो रही है मार्च 2030 तक। सो फॉरवर्ड लुकिंग प्लान्स हैं कंपनी के, जिसके चलते स्टॉक में एक मूव नजर आ रहा है। क्या चार्ट्स में कोई अप मूव है या फिर वन ऑफ नजर आता है आपको ये? इंडस्ट्रीज में डेफिनेटली मुझे अपमूव दिख रहा है। उसके रीजन बिंग ये है कि जो 200 दिन का एवरेज था पिछले काफी टाइम से, अगर हम देखें मई 2025 से कंटिन्यूसली 200 दिन का एवरेज एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। और पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली हम उसी के ऊपर सस्टेन कर रहे थे। और इस बीच जो फेब का जो स्टार्ट का महीना था उसमें एक बड़ा सा गैप अप देखा था हमने, स्ट्रेट अवे 200 दिन के एवरेज के ऊपर देखा था। और जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है उसी के हम ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं। साथ में अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो ये जो भी हमने बॉटम फॉर्मेशन देखा वहां पे एक डाइवर्जेंस भी था आरएसआई में। साथ ही साथ में जो डीएमआई से वो भी पॉजिटिव हो चली है रिसेंटली। और साथ में जो हिसाब से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है कि इसमें एटलीस्ट ऊपर 30 to 40 पॉइंट्स का पंप देखने मिल सकता है आरती इंडस्ट्रीज में। तो डेफिनेटली बाय करने की सलाह रहेगी करंट लेवल से। और स्टैगर्ड मैनर में 440 438 तक मिले तो भी बाय करने की सलाह है। 415 के नीचे एक स्टॉप लॉस रहेगा और मोटा मोटी ऊपर में हम 475 485 के लेवल्स देख सकते हैं। 415 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 475 480 के लेवल होंगे आरती इंडस्ट्रीज के लिए। बाजार देखिए, बाजार फिर से हम देख रहे हैं कि 23,600 की तरफ जा रहा है और गिरावट हो गई है 250 अंकों की। एक वक्त ऐसा आया था दिन में कि सिर्फ 100 अंकों की नरमी रह गई थी निफ्टी में, लेकिन जैसे जैसे हम बाजार की क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं ये गिरावट फिर से बढ़ती दिखाई दे रही है। निफ्टी बैंक है 700 नीचे 55,000 के लेवल के करीब फिर से आपको नजर आएगा। और गिरने वाले शेयरों की जो संख्या है वो फिर से बढ़ गई है। 1871 शेयर इस वक्त हम देख रहे हैं कि गिरावट वाले हैं और 1074 शेयर एनएसई पर आपको तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। तो बैंकिंग शेयरों में तो पेन निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है। और आप निफ्टी बैंक को चेक करेंगे तो कुछ कुछ बैंक्स हैं जहां पर थोड़ी बहुत बाइंग है, फेडरल बैंक और पीएनबी, लेकिन निफ्टी में इनका ज़्यादा वेटेज नहीं है। बड़े बैंकों की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि आईसीसी बैंक फिर से आज 2.25% कमज़ोर है, कोटक बैंक में 2% गिरावट है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक में थोड़ी सी नरमी है। हालांकि एचडीएफसी बैंक ने आज अपना 52 हफ्ते का नया निचला स्तर भी छुआ है। बैंकिंग फाइनेंशियल को लेकर गौरांग सर आपका व्यू, अगर कोई 15-20 दिन पहले पूछ रहा था तो बिना किसी दुविधा के कंसेंसस बाई था बैंक, अभी भी सर विचार वही है या फिर कुछ परिवर्तन आपने किए अपने व्यूज में? बिना किसी दुविधा और निसंकोच मैं आज भी कहूंगा कि निवेश लायक मौका है एचडीएफसी बैंक में, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। देखिए अभिषेक भाई, इस प्रकार की गिरावट में, और मेरे ख्याल से एचडीएफसी बैंक दिग्गज बैंकों में से एक ऐसा बैंक है जिसने पिछले कुछ महीनों में निराश किया है लोगों को। मैं छोटी या मध्यम अवधि की बात कर रहा हूँ, लंबी अवधि की बात नहीं कर रहा। और जहां तक मैं इतिहास जानता हूं एचडीएफसी बैंक का, तो एचडीएफसी बैंक ने लंबी अवधि के निवेशकों को मेरे ख्याल से नुकसान तो बहुत दूर की बात हुई, लेकिन मुनाफा बिल्कुल दिया है। और अब तो ये मर्ज्ड एंटिटी हो गई है, जो दो दिग्गजों का मिलन हुआ था और जो मर्जर हुआ था,
HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का। बुनियादी तर्क के आधार पर एज अ डिस्क्लोजर हमारी खरीदारी की राय है, और मैं तो इस हद तक कहूंगा कि अगर आपका कुछ पोर्टफोलियो है तो आप बाजार में निवेश कीजिए और दिग्गज शेयरों में आप अपना ध्यान दीजिए और वहां पर आप कामकाज कीजिए। देखिए, बाजार में थोड़ी बहुत परिस्थिति ऐसी बिल्कुल है, लेकिन इससे घबराहट करके, डर के जो आपकी लंबी अवधि की विचारधारा है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन मत कीजिए। ठीक है, बैंकिंग शेयरों को लेकर ये भी हो गया। अच्छा, हम 52 हफ्ते के निचले स्तर वाले अगर हम शेयर की चर्चा कर रहे हैं तो एक बार जरा वरुण बेवरेजेस के शेयर को भी आप स्क्रीन पर लेकर आइए, क्योंकि गिरावट इसमें 4% से थोड़ी ज़्यादा की है और वायदा के जो कुछ चुनिंदा ज़्यादा गिरने वाले शेयर हैं उनमें ये भी शामिल है वरुण बेवरेजेस। और 52 हफ्ते का निचला स्तर 415 रुपये के आसपास के प्राइजेस आपको इसके नजर आएंगे, या फिर उसके थोड़े से नीचे के। इस पर एक राय लेते हैं सचिन जी। वरुण बेवरेजेस बड़ा दिलचस्प केस है, क्योंकि जब सर्दियां पड़ रही थी ना नवंबर दिसंबर में, तो ये शेयर में हम गर्मी देख रहे थे। बनाती क्या है, कोल्ड ड्रिंक से जुड़ी ये कंपनी है, पेप्सिको की बॉटलर है, और जब गर्मियों की शुरुआत होगी, हीट वेव चल रही है, तो अब ये शेयर 52 वीक का लो बना रहा है। क्या और गिरावट का शिकार होगा सर? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। वेल बिल्कुल, अगर देखिए वीकली चार्ट्स इसका थोड़ा सा मैं स्टडी कर रहा था, और यहाँ इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो 434-35 ये इंपॉर्टेंट जोन से जो कि इस हफ्ते में ब्रेक होते हुए नजर आए। 200 वीक्स के इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे अभी के लिए वरुण एवरेजेस जो है वो सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ में प्रायर स्विंग लोस थे करीब मार्च 29 के, उन लेवल, वो भी जो लेवल्स थे वो नियर अराउंड 420-418 के लेवल्स थे, उसके भी नीचे स्लिप होता हुआ दिखा है। तो स्टॉक का जो मैं बोल सकता हूँ पिछले कुछ टाइम से जो हम एक बुलिश मोमेंटम देख रहे थे, तो ट्रेंड्स थोड़ा सा चेंज होता हुआ जरूर नजर आया। साथ ही साथ में अगर हम देखें तो एक फॉलिंग चैनल के ब्रेकडाउन भी स्टॉक के अंदर कंटिन्यू हुए ऑन द डेली चार्ट्स। सो अभी के लिए मैं बोल सकता हूँ कि यस, थोड़ा सा स्ट्रक्चर है वो लाइक जो टोन है स्टॉक का वो बेयरिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉसिबली लोअर साइड में 400-390 तक के लिए स्टॉक और फर्दर स्लिप होता हुआ नजर आ सकता है। सो करंट मार्केट प्राइस से अभी के लिए स्टॉक के अंदर बेयरिश व्यू है, और 390 वो कमिंग डेज के लिए टारगेट हो सकता है। ठीक है, वरुण बेवरेजेस को लेकर ये भी हो गया। अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि एल&टी के शेयर ने 4,450 रुपए के आसपास का हाई बनाया था, और वहां से जो इसमें रिवर्स गियर लगा ना, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। चर्चा में अभी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आप पिछले आधे पौने घंटे में देखेंगे, लगभग 1-1.5 घंटे में, तो इसमें गिरावट ऊपरी स्तर से फिर से गहराई है, और 3% टूटकर ये निफ्टी के टॉप लूजर्स में ये भी शेयर शामिल है। 37 रुपए के आसपास का है। गौरांग सर, व्यू इस पर आपसे चाहिए। एल&टी स्ट्रेंथ को लेकर किसी के मन में शक नहीं होगा। लगभग इसके अगर हम इंटरनेशनल ऑपरेशंस की बात करें तो 51% वहां से आती है, लेकिन शायद यही एक दिक्कत भी है, क्योंकि इनके ज्यादातर ऑपरेशंस मतलब देखेंगे तो मिडिल ईस्ट में ही हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है सर कि एक अच्छा अवसर है एल&टी में भी बाइंग करने का, या फिर थोड़ा और नीचे आ सकता है? ये नीचे आ सकता है अभिषेक भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से, जहां तक मेरी जानकारी है, ऑर्डर बुक का मेरे ख्याल से करीबन 30 या 35% हिस्सा वेस्ट एशिया यानी कि खाड़ी देशों में है, जहां पर ये परिस्थिति है। हम एक चीज ये बोल रहे हैं अभिषेक भाई कि जो गोला बारूदी चल रही है, जो मिसाइल दागे जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, उससे नुकसान हो रहा है पूरे ढांचे पर। अब जब कभी भी ये परिस्थिति सुलझेगी तो इसको फिर से बनाने की आवश्यकता और जरूरत बिल्कुल होगी, और शायद अब की बार जब बनेगा तो और शायद सक्षम और मजबूत बनेगा। जो पहली बार बना था उससे थोड़ा बहुत ज्यादा सक्षम और मजबूत। 8 दशक से मेरे ख्याल से एल&टी हमारे देश में स्थापित है, और जहां तक मेरी जानकारी और मेरा अनुभव है, कितना गलत सही मुझे नहीं पता, ये सबसे ज्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी है। जब भी समय आता है तो 1 पर 1 बोनस या 2 शेयर पे 1 बोनस देते हैं। एक्स बोनस होने के बाद साल 1.5 साल में शेयर के दाम फिर से कम बोनस पे आ जाते हैं, और फैला हुआ कारोबार है, भिन्न विभिन्न कारोबार है इनका। भिन्न विभिन्न कारोबार की ऑर्डर बुक जो है वो सक्षम और मजबूत है, और उतनी ही क्षमता और प्रबलता से ये योगदान देते हैं पूरे बैलेंस शीट पर, यानी कि आय और मुनाफे पर। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी लागत लगा करके निवेश करिए, लेकिन इतना बिल्कुल कहूंगा कि अगर आपको 100 रुपया निवेश करना है एल&टी में आज, तो 25% हिस्सा आज खरीदारी करें, और गिरावट आती है तो और जुड़े।
ये व्यू हो गया। चलिए काम करते हैं, छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। लेकिन ब्रेक के बाद हम एक ऐसी खबर लेकर आ रहे हैं जिसको सुनकर, जिसको जानकर आप थोड़ा सा ना, आपको संतोष जरूर होगा, आप खुश भी होंगे। हम सारे एक्सपर्ट्स के लिए भी कह रहे हैं, क्योंकि देश की एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए सरकार स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। बहुत ही क्रूशियल डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। ब्रेक के बाद हम उस खबर का रुख करेंगे और कुछ बीटीएसटी एसटीबीटी के आइडियाज भी जानेंगे, आपके जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। तो देखिए, ऊपरी स्तरों से मार्केट ने अपनी बढ़त गवाई है। जी हाँ, निफ्टी बैंक अब 600 अंकों से ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा है और निफ्टी 50 भी 200 अंकों से ज़्यादा की गिरावट के साथ क्लोजिंग की तैयारी में। अब ऐसे में कई सारे काउंटर्स हैं जो कि अच्छा मूव कर रहे हैं और उनमें से CHP एक स्टॉक है। आई थिंक सुबह प्रदीप जी की इस पे कॉल थी CH पे, और कहीं ना कहीं टारगेट्स भी अचीव होंगे क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं। 6% का मूव CH का काउंटर दिखा रहा है। बट एक बार मैं इस पे राय भी लेना चाहूँगी। लक्ष्मीकांत जी, आपका व्यू CH पे, क्योंकि देखिए क्रूड से लेकर जो सिचुएशन है वो काफ़ी वॉलेटाइल है। आज जी हाँ, थोड़ा ऊपरी स्तरों से करेक्ट हुआ तो है वो 116 के लेवल से, बट आज फिर इंट्राडे एक जंप देख रहे हैं। क्या CH कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए अगर किसी ने पोजीशन ली हो तो? देखिए, अभी तक तो इसने एक ऐसे कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं बना है। जो अपसाइड का स्ट्रक्चर है अभी भी मेंटेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिसेंटली स्टॉक ने अभी आज के ही दिन अपने 50 DMA लेवल को भी रिक्लेम किया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से ये जो पुल बैक मूव है आगे की तरफ बढ़ सकता है। अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 3840 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर कल के सेशंस में 3840 के ऊपर ये स्टॉक जाता है तो वहां से फिर से एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम ट्रिगर हो सकता है, जो कि इसको पहुंचा सकता है 4130 तक। तो अगर जिनका बने रहने का इरादा है तो मुझे लगता है कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं और कल के ब्रेक थ्रू का इंतजार किया जा सकता है। 3840 के ऊपर, उसके ऊपर निकलता है तो वहां से 4130 150 लेवल तक भी सीएट लिमिटेड में देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो पॉजिटिव व्यू है हम जब तक मेंटेन रख सकते हैं जब तक ये स्टॉक 3650 के ऊपर सस्टेन करता है। ऑलराइट, तो चलिए CH अभी फिलहाल रिवर्सल के संकेत नहीं है, ये फिलहाल राय आती हुई लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। पर एक और काउंटर नाल्को, ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो काफ़ी मजबूती से ऊपर जा रहा है, क्योंकि देखिए जो एल्यूमिनियम स्क्रैप्स आते थे मिडिल ईस्ट से आते थे, वहाँ पर जो है पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता हुआ दिखा है। और ऐसे में जो भारतीय कंपनीज हैं, खास तौर से एल्यूमिनियम, आप देखिए पूरे स्टील पैक, पूरे बाकी फेरस नॉन फेरस स्पेस में एक्शन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे कि एल्यूमिनियम काउंटर्स बस कर रहे हैं। एक बार अंशुल जी, आपका व्यू नाल्को पे, क्योंकि देखिए ऑलरेडी किस तरीके के रिटर्न्स इसने 12 महीने, 9 महीने, 3 महीने में भी 55% मूव। आपका क्या राय है? देखिए मल्टीपल इनसाइड बार से बाहर निकला है। मंथली पे भी इनसाइड बार थी, वीकली पे भी 5 इनसाइड बार थी और डेली चार्ट पे भी 3 इनसाइड बार। तो मल्टीपल टाइट रेंज कंसोलिडेशन से फाइनली 404 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट आया है। तो एक से 1.5 महीने अगर समय देते हैं स्टॉक को तो लगभग 470 475 तक के टारगेट मिल सकते हैं, और अगर नजरिया 2 से 3 दिन का है तो 424 425 तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस नीचे में 390 के आसपास लगा सकते हैं और शॉर्ट टर्म टारगेट 424 और 1 से 1.5 महीने में 475, ये 2 टारगेट मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर आपको रखनी है नज़र नाल्को 400 के पार निकला है, बट अब एकाएक फॉल जो आया है वो है एस्कॉट्स कुबूटा के शेयर में। एक बार सचिन जी, आपका क्विक व्यू, एस्कॉट्स कुबूटा में एक एक करके जो ऑटो OEMs हैं फिलहाल वो धड़ाम हो रहे हैं, इस पर क्या आप राय रखते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। ओवरऑल देखे तो लाइक आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑटो स्टॉक्स की अच्छी खासी पिटाई हो रही है, और स्पॉट्स में भी अगर हम देखें तो एक जो है बेयरिश कैंडल फॉर्म होती हुई नजर आई है। बेयरिश मोरोगुजु कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो है यहाँ पे फॉर्म होता हुआ डेली चार्ट्स पे नजर आ रहा है, और जिस तरीके से वीकनेस से साथ ही साथ में स्टॉक अपने 200 डेज और 50 डेज के मूविंग एवरेजेस के नीचे मूव करता हुआ दिखा है। मुझे लगता है थोड़ा सा और वीकनेस कमिंग डेज में बढ़ सकती है। नेक्स्ट 1 और 2 ट्रेडिंग सेशंस में करीब 3150 3100 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं।
लोअर साइड में 3100 के आसपास में एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स है। इनकेस अगर ये सपोर्ट्स भी ब्रेक होते हैं तो ये फर्दर फॉल जो है वो एक्सटेंड हो सकता है करीब 2900 तक के लिए। सो अभी के लिए एस्कॉर्ट अरोड़ा में शॉर्ट की सलाह रहेगी, लोअर साइड 3150 इमीडिएट टारगेट हो सकता है। ऑलराइट, तो चलिए एस्कॉर्ट्स कुबोटा यहाँ पर रखते हैं नज़र। पर इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के उस पर BTST या फिर STBT आइडियाज़ हमारे तमाम एक्सपर्ट से लेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। लगभग 10 से 11 मिनट का ट्रेडिंग सत्र आज शेष रह गया है। निफ्टी की गिरावट 200 अंकों की है और निफ्टी बैंक की बात करें तो पॉइंट के लिहाज से लगभग तीन गुनी गिरावट है। 600 अंक नीचे आपको निफ्टी बैंक दिखाई देगा। और कहीं न कहीं क्रूड की किल्लत या फिर LPG और हम देख रहे हैं कि गैस की किल्लत से सरकार जूझ रही है। और ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि स्ट्रेटेजिक क्रूड रिजर्व के तौर पर स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व बनाने को लेकर भी सरकार काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है और एक्शन मोड में भी है। कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम होगा जो कि देश की एनर्जी सिक्योरिटी को सुनिश्चित भी करेगा। बताइए क्या डिटेल्स आपके पास हैं? देखिए, वेस्ट एशिया क्राइसिस के कॉन्टेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। आने वाले दिनों में सरकार गैस रिजर्व्स स्थापित करने की दिशा में काफी तेजी से कदम बढ़ा सकती है। दरअसल इससे संबंधित प्रस्ताव पहले से ही तैयार किया गया है पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से, जिसमें यह कहा गया है कि स्ट्रेटेजिक क्रूड रिजर्व के तर्ज पे गैस रिजर्व भी स्थापित करने की जरूरत है, ताकि अप्रत्याशित परिस्थितियों में या कभी इस तरह की इमरजेंसी लाइक सिचुएशन बने जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल किया जाए। प्राइस और सप्लाई रिलेटेड जो स्टेबिलिटी है वो सुनिश्चित की जाए कंज्यूमर के लिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए उम्मीद ये की जा रही है कि इस क्राइसिस की वजह से सरकार आने वाले दिनों में इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ सकती है। हमने इस बात की जानकारी अपने दर्शकों को पहले भी दी थी जब पेट्रोलियम मंत्रालय ने पहली बार ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार किया था। उस प्रपोजल में इस बात की ये कहा गया है कि ONGC, OIL और गेल जैसी जो कंपनियां हैं एक डेडिकेटेड एंटिटी स्थापित करें, जैसा कि इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड है जो कि क्रूड के लिए है। लिहाजा गैस के लिए एक सेपरेट एंटिटी बने जिसमें इन कंपनियों की हिस्सेदारी हो। साथ ही साथ वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे जो एग्जिस्टिंग टर्मिनल्स हैं वहां पर जो स्टोरेज है उसकी भी क्षमता बढ़ाई जाए, ताकि वहां पर भी एक वैकल्पिक प्लान हो, वैकल्पिक उपलब्धता हो, जिसका कि इस्तेमाल इमरजेंसी जैसे सिचुएशन में किया जा सकता है। ये प्रस्ताव का हिस्सा है, लेकिन ड्राफ्ट प्रपोजल पर बहुत ज्यादा काम अभी तक नहीं हो सका है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जो हालिया स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व्स स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ेगी, इस प्रस्ताव पर कदम बढ़ाएगी, ताकि सफिशिएंट गैस स्टॉक की उपलब्धता हो देश के अंदर, ताकि इस तरह की सिचुएशन में फ्यूचर में कभी इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है तो प्राइस और सप्लाई रिलेटेड जो स्टेबिलिटी है वो सुनिश्चित की जाए इंडियन कंज्यूमर्स को कंज्यूमर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए। ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि मौजूदा स्थितियों को देखते हुए, हालात को देखते हुए सरकार स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व्स पर भी तेजी से कदम बढ़ाएगी। ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका। अगर हम देखिए स्ट्रेटजी, अगर हम क्रूड रिजर्व की बात करें तो देश में 3-4 लोकेशंस ऐसे हैं जहां पर अंडरग्राउंड स्टोरेज की भी क्षमता है भारत के पास, लेकिन अभी तक गैस रिजर्व नहीं था। इस पर पहले बातचीत हुई थी। अब उम्मीद करते हैं कि जिस तरह का संकट भारत फिलहाल फेस कर रहा है, क्योंकि हमारी जो निर्भरता है वो कतर पर बहुत ज़्यादा है और कतर से जो गैस आती है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही गुजरता है और हमारी टोटल रिक्वायरमेंट का ऑलमोस्ट मतलब 40% वहीं से गुजरता है। तो ये एक निश्चित तौर पर चिंता की बात है और इसी के चलते सरकार इसको लेकर गंभीर हो रही है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल के आ रही है। लेकिन चलिए कुछ और BTST के और STBT के ट्रेड समझते हैं। बाजार हालांकि आप देखेंगे कि 23,600 650 की रेंज में ही आपको घूमता हुआ दिखाई देगा और ऑटो शेयरों की जो गिरावट है थोड़ी सी और बढ़ती हुई नजर आ रही है। अंशुल जी, BTST या फिर STBT क्या है आपके पास? सर रिलेटिव स्ट्रेंथ बाई करके जाएंगे। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है। ईथर एनर्जीज में वॉल्यूम भी राइज है, तो यहाँ पे बाई करके जाएंगे 711.50 में। स्टॉप लॉस रहेगा 700 रुपए का और टारगेट रहेगा 725 रुपए का।
ठीक है, ठीक है। एथर इंडस्ट्रीज की बात की आपने? एथर एनर्जी सर, एथर एनर्जी। ईथर एनर्जी बहुत प्रेम है आपको अंशुल जी, ईथर या एथर वाले नामों से। आई थिंक कि आपने ही पहले एथर सुझाया था, अब ये ईथर इंडस्ट्रीज। मैं भी बहुत दिन से देखा नहीं इस स्टॉक को, जरा एक बार लेकर आइए ईथर इंडस्ट्रीज को। फिलहाल एथर इंडस्ट्रीज तो 1047 का भाव है। आप इसी शेयर की बात कर रहे हैं? नहीं सर, एथर एनर्जी हमने 3 दिन पहले बाय दिया था। आज एथर एनर्जी की बात कर रहे हैं। एथर एनर्जी 711-712 रुपए चल रहा है। एथर एनर्जी, ATHERENERGY, एथर एनर्जी। अच्छा, ठीक ठीक है, एक बार कोशिश करेंगे कि आपका शेयर स्क्रीन पर लेकर आएंगे। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, आप जरा अपना शेयर बताइए, आपका कन्विक्शन कहां पर है सर? जी मेरा जो कन्विक्शन है वो पावर ग्रिड पर बनता हुआ नजर आ रहा है। लोअर लेवल से अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है और रिसेंटली आज स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी निकाला है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बाइंग करके चलना चाहिए। करंट लेवल्स पे बाइंग की जा सकती है। 298 का स्टॉप लॉस रखना है और अपसाइड का जो टारगेट है वो भी फिलहाल हमें 312 तक के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 312 तक के टारगेट आ रहे हैं पावर ग्रिड में। देखिए, पावर ग्रिड ना वैसे भी सेफ स्टॉक है और जिस तरह का माहौल अभी बाजार का है, तो टिल्ट आप रखिए। आप पावर स्टॉक्स की तरफ, पावर की वैल्यू चेन से जुड़े जो शेयर हैं उन पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं। ग्रिड वाली कंपनीज होंगी या फिर ट्रांसफार्मर वाली जो कंपनीज होंगी। कंज्यूमर ड्यूरेबल में हम देख ही रहे हैं कि जो इंडक्शन चूल्हे जो बनाती कंपनियां, उन पर भी हम तेजी देख रहे हैं। सचिन जी, आपका शेयर सर? मैं यहाँ पर एक एसटीबीटी के साथ जाना चाहूंगा एंड स्टॉक का नाम है रियल एस्टेट सेक्टर से डीएलएफ लिमिटेड। डीएलएफ का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो वीक ही है। एक डेड कैट बाउंस 2 दिन पहले हमें देखने को मिला था, बट स्टॉक में वापस एक वीकनेस कंटिन्यू होती हुई नजर आई है उस बाउंस बैक के बाद। सो अभी प्रायर स्विंग लोस को ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। वीकली चार्ट्स भी बियरिशनेस को कंटिन्यू इंडिकेट कर रहा है। साथ ही साथ में आरएसआई में भी एक नेगेटिव क्रॉस ओवर बना हुआ है। सो बेस्ड ऑन दिस टेक्निकल पैरामीटर्स मुझे लगता है कि डीएलएफ में और फर्दर कंटिन्यू वीकनेस दिखाई दे सकती है। सो करंट मार्केट प्राइस से शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। अपसाइड में 575 के स्टॉप लॉस के साथ, लोअर साइड मुझे लग रहा है एक बार 545-35 ये टारगेट्स कमिंग डेज में देखने को मिल सकता है। ठीक है, डीएलएफ को लेकर ये भी हो गया। देखिए, डीएलएफ जो है 52 हफ्ते के निचले स्तर के आसपास है और कितनी बड़ी गिरावट आई है तमाम रियल्टी स्टॉक्स में। अगर आप देखेंगे तो इसका लगभग 900 रुपए के आसपास के भाव थे और डीएलएफ गिरते गिरते आ गया है 550 रुपए के करीब। तो डीएलएफ में आपके लिए शॉर्ट की रिकमेंडेशन, और इस वक्त दिन के निचले स्तर पर यह शेयर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। जिगर जी, आप बताइए सर, कोई शेयर क्या अभी एसटीबीटी वाले हैं? बीटीएसटी है, बीटीएसटी करेंगे। एनटीपीसी में अगर हम देखें तो एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन से ब्रेकआउट आता दिख रहा है आज के दिन में। और जो भी ये कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन है एग्जैक्टली 20 दिन के मूविंग एवरेजेस के ऊपर सपोर्ट लेके हो रहा है। और आज के दिन में जो ब्रेकआउट जोन था वो करीबन 388-387 का था और उसके ऊपर ही हम क्लोज होंगे ऐसा दिख रहा है। तो ये काफी पॉजिटिव बात है यहाँ पर। तो एनटीपीसी बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 380 के नीचे रहेगा और 405 का एक टारगेट लेके चलेंगे। तो चलिए, एनटीपीसी यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं 405 के टारगेट के साथ। बट चलिए, इसी के साथ क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे और हमारे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। अंशुल, लक्ष्मीकांत जी, जिगर और साथ ही सचिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज अपने समय निकाला और अपनी रणनीति हमसे साझा की। बट आज की क्लोजिंग अगर देखें तो वो नेगेटिव ही हो रही है। जी हाँ, इंट्राडे एक अच्छी रिकवरी ज़रूर हमने देखी, बट वो टिकी नहीं और अब निफ्टी जो है 23,600 के बेहद करीब क्लोजिंग की तैयारी में और निफ्टी बैंक में 600 अंकों से ज़्यादा की गिरावट है। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि इंडिया विक्स में बहुत बड़ा जंप नहीं आया है। इंडिया विक्स की अगर हम क्लोजिंग देखेंगे तो लगभग 0.25% की ही वहाँ पर तेज़ी है। बट सिचुएशन काफ़ी वॉलेटाइल है, गंभीर है। ऐसे में क्या कुछ अच्छा कर रहा है वो है पूरा एनर्जी पैक्ट। कई सारे काउंटर्स है एनर्जी स्पेस से, जिसमें एनटीपीसी, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, ये तमाम स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी 50 के बने हैं टॉप गेनर्स। टॉप लूजर्स में आप तमाम ऑटो कंपनीज देखेंगे। हम भी लगातार हाईलाइट कर रहे हैं कि कई सारी दिक्कतें अब इनके सामने खड़ी हो रही हैं, चाहे वो M&M हो, आयशा मोटर्स हो, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, पीवी,
तमाम कंपनीज हैं जहां पर आज गिरावट हम आते हुए हमने देखी है। और ये गिरावट ना ही सिर्फ निफ्टी कंपनीज तक सीमित थी, बल्कि ब्रॉडर मार्केट स्पेस से एस्कॉर्ट्स, उनो मिंडा, ये सभी स्टॉक्स प्रेशर में थे। इसके अलावा आप देखिए तो पावर स्पेस में से JSW एनर्जी लगभग 6% की मजबूती दिखाता हुआ। BHEL एक और कैंडिडेट, कई सारे कैपिटल गुड काउंटर्स अच्छा बस कर रहे थे। BHEL में भी आज हमने 5% की तेजी देखी और कई दिनों की पिटाई के बाद आज SRF का काउंटर जो है वो रीबाउंड करता हुआ नजर आया। 5% से ज्यादा का अपटिक हमने इस स्टॉक में देखा। मुथूट फाइनेंस भी आज लगभग 0.25% की तेजी दिखाया। FNO में वन ऑफ द टॉप गेनर्स जो है मुथूट फाइनेंस ज़रूर साबित हुआ। एक बार क्विकली ब्रॉडर मार्केट स्पेस में चर्चा करेंगे तो यहाँ पर वरुण बेवरेजेस, कोलगेट, GCPL, इन सभी स्टॉक्स में हमने 4 से 5% की गिरावट देखी। बट बढ़ने वाले शेयर्स में TTK प्रेस्टीज, ये फिर से जो है आज 8% का मूव इसने दिखाया। अदानी टोटल 10% की तेज़ी के साथ, स्टरलाइट टेक 5% का मूव और शिपिंग कॉर्पोरेशन में 6% की तेज़ी हमने आते हुए देखी। आरती इंडस्ट्रीज़ को एक नया ऑर्डर मिला था, उसके बाद लगभग 6% का उछाल इस स्टॉक में भी हमने आते हुए देखा। तो कई सारी थीम्स हैं जो कि मार्केट में अभी भी अपने आप को होल्ड कर रही हैं, चाहे वो पावर हो, इंडक्शन कुकटॉप वाली कंपनीज हो या फिर ऑप्टिकल फाइबर वाली कंपनीज, इनमें जोश भरा हुआ है। पर वो सेक्टर्स जो कि गैस पे काफ़ी निर्भर हैं, जिसमें ऑटो कंपनीज, कुछ केमिकल कंपनीज, ये सब नाम सामने आते हैं, उनकी जमकर पिटाई होती हुई दिखी है। तो चलिए इसी के साथ मुझे और अभिषेक को यहीं पर दीजिए इजाज़त। पर कल फिर मिलेंगे और समझेंगे कि क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, क्योंकि देखिए ओवरनाइट जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है फिलहाल ट्रैक करना। और रोज़ ही हम देख रहे हैं मार्केट को अलग दिशा अपनी बदलते हुए, और कई सारे न्यूज़ फ्लो भी है। पर मुझे और अभिषेक को दीजिए यहीं पर इजाज़त। पर आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम आपकी कल की तैयारी यहीं पे कराएंगे।